अब जब आप पढ़ रहे होंगे ना तब का मन नहीं कर रहा होगा पढ़ने में कि भैया ये कैसे करे, फिर ये नहीं समझ में आ रहा है, वो कैसे चीज़ों को हो पाएगा। कहते हैं कि वही मीठा का स्वाद चख सकता है ना जिंदगी में जिसने तीखा ज़्यादा झेला है। जो जितना ज़्यादा तीखा खाया है ना उसको मीठा देने पर उतना ही ज़्यादा इंजॉय आएगा। कि आप डेली टारगेट बनाइए, रोज का टारगेट रोज, मतलब ऐसा नहीं कि रूटीन फिक्स हो गया और आपका कंप्लीट होता रहेगा, नहीं, ऐसा कभी होता ही नहीं है। ऐसा कभी दिमाग से भ्रम हटा दीजिए, कभी होता ही नहीं है। रूटीन टूटता है बनता है, रूटीन टूटता है बनता है, लेकिन डेली रूटीन बनाइए। डेली रूटीन की आज भैया ये, और यदि फेल हो गया तो कारण भी लिखिए कि मेरे ये वजह से फेल हो गया, फिर अगला रूटीन, फिर अगला रूटीन। रूटीन बनाने से आपको पता चलता है कितना सिलेबस क्या पढ़ना है और क्या करना है। नहीं तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया कि हमको पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। खेत में जाके धान काट रहा है, पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया है, कोई वहाँ पर भी ऐसे पंखा से हिलाए ना तो जन्नत से फील आता है। क्यों? क्योंकि वो हार्ड वर्क में डूबा हुआ है। तो जो इंसान जितना ज़्यादा हार्ड वर्क करेगा उतना ज़्यादा उस चीज़ को पालेगा। वैद्युत अपघट में, और वैद्युत अपघट टूट जाता है प्लस में माइनस में, तो माइनस प्लस की ओर और प्लस माइनस की ओर आकर्षित होता है। आकर्षित होता है, खिंचाता है, खिंचाता है, बटराता है, बटराता है। अब गिराइए ऐसा नहीं कि हमने नोट्स रखा होगा और उसको 2 कॉपी करके हम बोल रहे हैं, नहीं दोस्त। इतना ज़्यादा देखिए यहाँ पर भी कुछ लिखा होगा केमिस्ट्री, क्योंकि आई लव केमिस्ट्री दोस्त। ये दुनिया में जो है ना, कहते हैं कि दुनिया में केमिस्ट्री इनफ है। बोले कैसे आप बोल सकते हैं? अरे यार, जिंदगी में आप जो चाहते हो वो मिलता नहीं है। जिंदगी में जो आप चाहते हो वो मिलता नहीं है, यही तो एक्सेप्शन है, यही तो अपवाद है। केमिस्ट्री यही तो करता है, जैसा वो सोचते हैं वैसा होता ही नहीं है। बाएं से दाएं चलेंगे या कार घट्टा घट्टे के ऊपर पड़ जाएगा, अपवाद है। आप ही तो सोचते हैं कि ऐसा होगा ऐसा होगा, नहीं हुआ, अपवाद है। यानी द सेकेंड नेम ऑफ लाइफ इज कॉल्ड केमिस्ट्री। आप सभी लोगों का स्वागत है आशीष पब्लिकेशन के इस वन शॉट सीरीज में। हम लोग जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का जो वन शॉट है हम लोग कंप्लीट किए और अच्छा फीडबैक था। बस बच्चों लोगों का ये कहना है कि ज़्यादा थोड़ा बकवास कर रहे हैं। बकवास वाला चीज़ों को हम लोग कम करेंगे और पढ़ाई जो है वो ज़्यादा करेंगे। क्योंकि शुरुआत में बच्चे लोग बोल रहे थे कि फर्स्ट चैप्टर में तो बहुत ज़्यादा हम 5 मिनट तक बकवासी करते रह गए। ये सब चीज़ अच्छी नहीं है। तो चलिए कोई बात नहीं, आपकी जैसी इच्छा प्रभु। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 सीखेंगे, और लेकिन इस शानदार से चीज को सीखने से पहले हम लोग 2-3 को बात पर हम लोग टॉपिक पर बात कर लेते हैं। ज्यादा बकवास नहीं करेंगे, सब कुछ खास होगा, बस 2-3 को बकवास होगा। तो एक्चुअली नंबर 1 पॉइंट कि आप लोग का एग्जाम बहुत पास है, तो आप लोग किस प्रकार से उसको तैयारी करें। तो सबसे बड़ा बात कि आप क्वेश्चन बैंक पढ़ सकते हैं, और क्वेश्चन बैंक आपका एकदम गारंटी है ना कि दोस्त कि आपका एग्जाम में 100% में 100% आता ही है, लड़ता ही है। 60 से 70% क्वेश्चन लड़ जाता है, एकदम गारंटी। तो दोस्त कहाँ से मिलेगा क्वेश्चन बैंक? तो आप लोगों को 2 चैनल पर दो आप लोगों को ऐप पर उपलब्ध हो सकता है। एक बोर्ड मित्रा राहुल टीच, इस ऐप पर उपलब्ध है पूरा कंटेंट, और एक आशीष पब्लिकेशन ऐप जो बिहार का सबसे नंबर 1 आप लोगों का पब्लिकेशन है। वहां पर टारगेट का जितना भी एडिशन आता है इसी के थ्रू आता है, तो वहां पर भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। वहां पर भी धीरे धीरे सब कुछ अपलोड हो रहा है। तो ये चाहे वो फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, क्वेश्चन बैंक आप जाकर पढ़िए और अच्छा सा एकदम आप लोग, और साथ साथ में वहां पर आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, आपको मॉडल पेपर मिलेगा। तो यदि आप लोग इतना मटेरियल तैयार करते हो और साथ साथ वन शॉट देख लेते हैं तो इसके अलावा आप कुछ नहीं पढ़ना है। तो बोल के ठीक है, पहला बात हम सीख गए। दूसरा बात क्या बताना चाहते हैं दोस्त? दूसरा बात ये बताना चाहते हैं ना कि अब जब आप पढ़ रहे होंगे ना तब का मन नहीं कर रहा होगा पढ़ने में कि भैया ये कैसे करे, फिर ये नहीं समझ में आ रहा है, वो कैसे चीज़ों को हो पाएगा। तो ये सब चीज़ें जो होती है आसानी से होती है, लेकिन हम बोले ना दोस्त कि आप इस चीज़ को जितना ज़्यादा आप प्रेशर लेते हैं ना उतना ज़्यादा ही ये चीज़ें हैंडल होती है। आपको एग्जाम का कोई टेंशन ही नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला है। कहते हैं ना कि टेंशन बुरा भला है, नहीं, टेंशन अच्छा होता है। वो वर्तमान के लिए बुरा है लेकिन बाद फ्यूचर के लिए आपका अच्छा है। याद कीजिए वो मैट्रिक का दिन जिस दिन आप तनावपूर्ण माहौल में 10 दिन 15 दिन पढ़े थे, लेकिन एग्जाम देने के बाद वो खुशी, वो पल का भी तो एहसास कीजिए, कितना सुकून सा मिलेगा। यानी कहते हैं कि हर एक पतझड़ के बाद एक सुंदर सा फूल आता है, सुंदर सा पत्ता आता है, लेकिन आपको पतझड़ से होकर गुजरना पड़ता है। कहते हैं कि वही मीठा का स्वाद चख सकता है ना जिंदगी में जिसने तीखा ज़्यादा झेला है। जो जितना ज़्यादा तीखा खाया है ना उसको मीठा देने पर उतना ही ज़्यादा इंजॉय आएगा। जो जीवन में जिसको जितना ज़्यादा गर्मी सा लगेगा ना, हम बोले ना कि कोई इंसान एसी में बैठा हुआ है वो बोर हो रहा है, उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन कोई कहे ना कि कोई जाके धूपा के दिनों में गर्मी में खेत में जाके धान काट रहा है, पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया है, कोई वहां पर भी ऐसे पंखा से हिलाए ना तो जन्नत से फील आता है। क्यों? क्योंकि वो हार्ड वर्क में डूबा हुआ है।
तो जो इंसान जितना ज्यादा हार्ड वर्क करेगा उतना ज्यादा उस चीज को पालेगा। तो हम बताना क्या चाहते हैं, कैसे पढ़ाई करें। तो आप दोस्त इतना माइंडसेट रखिए ना कि आप डेली टारगेट बनाइए, रोज का टारगेट। रोज मतलब ऐसा नहीं कि रूटीन फिक्स हो गया और आपका कंप्लीट होता रहेगा, नहीं, ऐसा कभी होता ही नहीं है। ऐसा कभी दिमाग से भ्रम हटा दीजिए, कभी होता ही नहीं है। रूटीन टूटता है बनता है, रूटीन टूटता है बनता है, लेकिन डेली रूटीन बनाइए। डेली रूटीन की आज भैया ये, और यदि फेल हो गया तो कारण भी लिखिए कि मेरे ये वजह से फेल हो गया, फिर अगला रूटीन, फिर अगला रूटीन। रूटीन बनाने से आपको पता चलता है कि कितना सिलेबस क्या पढ़ना है और क्या करना है। नहीं तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होकर कि हमको पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। क्या बातें क्लियर हो पा रही है? ओके, ठीक है। बोले कि तीसरा नंबर बात क्या है? तीसरा नंबर बात कि यदि ये स्टार्ट करे तो बीच में ना छोड़े, या देखने का मन ना हो तो इसको स्किप कर दे। यदि आप स्टार्ट कर रहे हैं ना तो पूरा फिनिश करें, ताकि आपका मन जब भी स्टार्ट करेगा ना तो उसको फिनिश करके ही छोड़ेगा। नहीं तो अधूरा ज्ञान कहते हैं खतरनाक होता है। अब भोजपुरी में कहावत हो, अधगर गगरी छलकत जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों का चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 का जो नाम है विद्युत रसायन है। और ये जो आप लोग देखिएगा, हम आपको कोई नोट्स वोट्स नहीं है, ऐसा नहीं कि हमने नोट्स रखा होगा और उसको 2 कॉपी करके हम बोल रहे हैं, नहीं दोस्त। इतना ज्यादा देखिए, यहां पर भी कुछ लिखा होगा केमिस्ट्री, क्योंकि आई लव केमिस्ट्री दोस्त। ये दुनिया में जो है ना, कहते हैं कि दुनिया में केमिस्ट्री इनफ है। बोले कैसे आप बोल सकते हैं? अरे यार, जिंदगी में आप जो चाहते हो वो मिलता नहीं है। जिंदगी में जो आप चाहते हो वो मिलता नहीं है, यही तो एक्सेप्शन है, यही तो अपवाद है। केमिस्ट्री यही तो करता है, जैसा वो सोचते हैं वैसा होता ही नहीं है। बाएं से दाएं चलेंगे या कार घट्टा घट्टे के बार बढ़ जाएगा, अपवाद है। आप ही तो सोचते हैं कि ऐसा होगा, नहीं हुआ, अपवाद है। यानी द सेकेंड नेम ऑफ लाइफ इज कॉल्ड केमिस्ट्री। आप लोगों का जो सेकेंड नाम होगा जीवन का, उसका नाम ही केमिस्ट्री होगा। ओके, तो खैर कोई बात नहीं। आइए चैप्टर पर हम लोग जो विद्युत रसायन पढ़ रहे थे वो क्या होता है। तो रसायन विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम लोग सीखते हैं कि कैसे विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा कैसे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। यानी 2 टर्म के बारे में सीखेंगे, विद्युत ऊर्जा से कैसे रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। बोलेंगे थोड़ा सा इसको सिंपल करके बताइए कि हमारे जीवन में कैसे इस्तेमाल होता है। आप एग्जाम्पल देख पाते हैं, आप एग्जाम्पल देख लीजिएगा। जैसे हमने बोला कि सेल है, बैटरी है, चाहे आपके घर का इन्वर्टर है। इन्वर्टर क्या करता है कि जैसे हमारा जब हमारा इन्वर्टर हमारा ऑन है और लाइट कट गया है, लाइट कटा है तो इन्वर्टर क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। इन्वर्टर क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। और डिस्चार्ज होने का मतलब क्या कि उसके अंदर का जो केमिकल एनर्जी है ना, जो रासायनिक ऊर्जा है, वो बाहर बल्ब बुल्ब जला रहा है, यानी रासायनिक ऊर्जा का रूपांतर विद्युत ऊर्जा में हुआ। और जब लाइट आ गया तो अब क्या होगा, अब ये विद्युत ऊर्जा जाके उसके अंदर रासायनिक ऊर्जा में समेटा जाएगा। यानी इन्वर्टर जब डिस्चार्ज हो रहा है तो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है, लेकिन जब चार्ज हो रहा है तो विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल रहा है, और ये प्रोसेस लगातार चलते रहता है। तो बोले कि तो इससे बताना क्या चाहते हैं हम आपको, इसी चैप्टर में, इसी अध्याय में हमको यही सीखना है कैसे ऐसा क्रिया लगातार होते रहता है। ठीक है ना। यदि आप लोग आज्ञा और परमिशन दे तो हम समरी बताना चाहेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग पूरा समरी क्या पढ़ना चाहते हैं। आप लोग को ये बता देंगे कि इस पूरा चैप्टर में समरी क्या होगा। लगभग 13 गो पॉइंट आप लोगों को पढ़ना है, 13 गो पॉइंट। ऐसा नहीं कि हमने नोट्स बनाया और डेट्स नहीं। आप लोग गली में भी स्टार्ट करेंगे ना, ये कॉल पे बात करेंगे ना, तो पूरा केमिस्ट्री स्टार्ट करके वहीं पर खत्म कर देंगे। एक्चुअली दैट इज द पावर एंड हाउ दिस टाइप ऑफ कॉन्फिडेंस गेट फ्रॉम। कैसे आता है कॉन्फिडेंस दोस्त? प्रैक्टिस। कहते हैं इंसान प्रैक्टिस से मेक मैन परफेक्ट। इंसान जितना ज्यादा अभ्यास करेगा ना उतना ही ज्यादा परिपूर्ण बनता है। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं चीजों को, क्या क्या पढ़ना है। आप लोग थोड़ा सा जो कमजोर लड़के हैं ना, थोड़ा सा जो कमजोर लड़के, हम चाहेंगे कि उसको स्किप कर दे। नहीं तो बोलेंगे यार पूरा पढ़िए, अभी ये पढ़ा दीजिएगा तो बाद में क्या छोड़िएगा, रहने भी दीजिए। तो आइए हम लोग थोड़ा सा समरी, तेज लड़का सुन सकते हैं और कमजोर लड़के थोड़ा सा जाएंगे, टॉपिक पर स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे कि इस चैप्टर का नाम क्यों रखा गया विद्युत रसायन, ये पहला नंबर टॉपिक। दूसरा नंबर हम सिखाएंगे कि आखिर रासायनिक दृष्टिकोण से पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है। एक वैद्युत अपघट्ट होता है, वैद्युत अनपघट्ट होता है। फिर वैद्युत अपघट्ट में भी 2 प्रकार का होता है, एक सबल एक दुर्बल। इस तरीका से हमने पदार्थों को वर्गीकरण किया। फिर तीसरा पॉइंट में सिखाएंगे आपको विद्युत अपघटन की क्रिया क्या है, और फैराडे ने जो 2 गो नियम दिया विद्युत अपघटन के संबंध में, वो नियम भी सिखाएंगे। और साथ साथ में एक विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। और फिर चौथा नंबर में हम आपको 7 को डिफिनीशन दिखाएंगे, चाहे वो आपका प्रतिरोध हो, चाहे वो चालकत्व है, चाहे वो विशिष्ट प्रतिरोध है, चाहे वो विशिष्ट चालकता है,
चाहे वो आपका सेल स्थिरांक हो, चाहे वो मोलर चालकता हो, चाहे वो तुल्यांकी चालकता हो, ये सबका डिफिनीशन हम आपको सिखाएंगे। चार टॉपिक हो गया, यानी पहला में आपको विद्युत रसायन के बारे में सीखा है, दूसरा में हमारा रासायनिक दृष्टिकोण से पदार्थ को दो भागों में ये बताएं, उसके बाद फिर हम आपको सिखाने वाले हैं कि भैया जो विद्युत अपघटन है वो है क्या और फैराडे के इसके संबंध में नियम क्या है। चौथा में 7 को डिफिनीशन सिखाएंगे। फिर 5वां नंबर में हम आपको 2 चीजें सिखाएंगे कि विद्युत अपघटन की क्या उपयोगिता है हमारे जीवन में। उसके बाद हम आपको सिखाएंगे कि विद्युत अपघटन की जो चालकता है, विद्युत अपघट की जो चालकता है वो किन बातों पर निर्भर करता है। 5 को टॉपिक खत्म। छठा में कोलराउस का नियम बताएंगे। फिर 7वां नंबर में आपको 7वां में आपको सेल के बारे में बताएंगे, सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोड क्या होता है। 8वां में हम आपको इलेक्ट्रोड विभव के बारे में सिखाएंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में सिखाएंगे। फिर 9 नंबर में एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा, जो आप लोग बैटरी के बारे में पढ़ रहे हैं ना, कैसे वो केमिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। एक 5 नंबर का सवाल पढ़ेंगे 9 नंबर में, और ये इकलौता 5 नंबर का सवाल है इसमें 9 नंबर। और फिर उसके बाद हम लोग 10 नंबर में सीखेंगे, 10 नंबर में 2 सवाल सीखेंगे कि लवण सेतु क्या है, लवण सेतु का क्या उपयोग होता है, ये सीखेंगे। और साथ साथ में हम लोग लवण सेतु के साथ साथ इसके अलावा इसमें एक और क्वेश्चन हम लोग ऐड करेंगे, वो होगा दोस्त कि आप लोगों का जो विद्युत रासायनिक सेल है और जो विद्युत अपघटनी सेल है उसके बीच अंतर क्या क्या होगा, यानी विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल के बीच अंतर सीखेंगे 10 नंबर पॉइंट में। और 11 नंबर में आपको बताएंगे कि कैसे, मान लीजिए कि कैसे विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होता है, कि भैया पोटेशियम के नीचे ये श्रेणी सिखाएंगे। फिर आप लोगों को 12 नंबर जो टॉपिक होगा, 12 नंबर में हम आप लोगों को बताएंगे कि नरनष्ट समीकरण क्या है। उसके बाद 13 नंबर पर यह कार्यक्रम समाप्त होता है, एक बार शॉर्ट रिवीजन करेंगे और पूरा चैप्टर का एंड हो जाएगा। क्या आप लोग मेरे बात से सहमत हुए? क्या हमने कोई नोट्स उठाया ना? क्यों? क्योंकि पावर एजे से स्टार्ट होकेला, एजे खत्म। आइए चलिए हम लोग देख लेते हैं। बोले कि ना ऐसा कचरा मत कीजिएगा। चलिए आते हैं हम लोग टॉपिक पर। आइए तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं दोस्त कि विद्युत रसायन क्या होता है। देखिए हम लिखवाएंगे नहीं, जिन लोगों को भी यदि नोट्स का जरूरत है ना तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट करके, आपको कह रहे फ्री है, सब कुछ फ्री है। आप लोग यहाँ पर कांटेक्ट कर लेंगे 83 40, ये इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर लेंगे, आप लोग को नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। क्योंकि स्मार्ट वर्क करना है ना दोस्त, समझ लीजिए और आप लोग नोट्स मंगवा लीजिए और आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा नोट्स, ठीक है? ओके थैंक यू। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे विद्युत रसायन क्या होता है। हम समझाने वाला ही है दोस्त विद्युत रसायन क्या होता है। तो पहले ये विद्युत रसायन जो होता है, रसायन विज्ञान की वह शाखा है। विद्युत रसायन क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में हम लोग रूपांतरण करने के बारे में अध्ययन करते हैं। समझे? यानी इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कैसे बदला जाता है। जैसे में बैटरी जब चार्ज हो रहा होगा तो विद्युत ऊर्जा आकर उसके अंदर रासायनिक ऊर्जा में समेटा गया, जब डिस्चार्ज हुआ तो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में समेटा गया। बोले कि इट्स ओके, ये तो सिंपल है। क्या एग्जाम में पूछता है? ना, ये नहीं पूछता है। अब चलिए हम लोग आते हैं रासायनिक दृष्टिकोण से हम लोग पदार्थ को 2 भागों में बांटते हैं। रासायनिक दृष्टिकोण से हम लोग पदार्थों को 2 भागों में बांटते हैं। एक जो होता है, एक होता है वैद्युत अपघट, एक जो होता है वैद्युत अपघट होता है, और जो दूसरा है, पहला वैद्युत अपघट और जो दूसरा होता है वैद्युत अनअपघट, अनअपघट, वैद्युत अनअपघट। तो जो वैद्युत अपघट है वो कितने प्रकार के होते हैं? वैद्युत अपघट 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका सबल और एक होता है आपका दुर्बल। बोले कि ठीक है, अब चलिए तीनों को समझाते हैं। वैद्युत अपघट क्या होता है? रासायनिक दृष्टिकोण से हम लोग पदार्थ को 2 भागों में बांटते हैं कि यदि उसके द्रवित अवस्था या उसके जलीय घोल में, द्रवित अवस्था मतलब जैसे हम बोले NaCl, तो NaCl 2 प्रकार से हो सकता है। या तो वो लिक्विड हो, लेकिन या हो सकता है उसमें जल मिला के रखे हो, दोनों स्थितियां हो सकती है। तो NaCl की द्रवित अवस्था भी हो सकती है और NaCl को जलीय विलयन भी हो सकता है। तो बोले कि बताना क्या चाहते हैं? देखिए दोस्त, जो रासायनिक दृष्टिकोण से हम लोग पदार्थ को जो 2 भागों में बांटेंगे, एक होगा वैद्युत अपघट, दूसरा होगा वैद्युत अनअपघट। क्या? तो वैसा पदार्थ जिसके द्रवित अवस्था या जलीय विलयन में धारा का यदि प्रवाह करे तो वो आयन में टूट जाता है, प्लस और माइनस में, ठीक है ना? यानी वैसा पदार्थ जिसके द्रवित अवस्था में धारा का प्रवाह करने पर आयन में टूट जाता है, उसे वैद्युत अपघट कहते हैं। क्या कोई दिक्कत? अरे बोले का कैमरा में तो है, अब पीछे मोबाइल है, मोबाइल में हम है, कैसे पता चलेगा कि आप बोल भी रहे? कमेंट प्लीज। देखिए इस तरफ। तो कहने का मतलब कि विद्युत अपघट क्या होगा?
तो वैद्युत अपघट्ट कैसे बोलेंगे? तो वैसा पदार्थ जिसके द्रवित अवस्था या जलीय घोल में धारा का प्रवाह करने पर आयन में टूट जाता है वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। और वैसा पदार्थ जिसके द्रवित अवस्था या जलीय घोल में धारा का प्रवाह करने पर आयन में नहीं टूटता है वैसे वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। बोले कि एग्जाम्पल देना बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में क्यों नंबर कम आता है? आप लड़का ऊपर ऊपर लिख दिया और नीचे आपका लिख दिया, आप सोच रहे गैस पेपर लेके जाएंगे और सब छाप के लिख देंगे। अरे पागल, गैस पेपर तो गलती दे देता है, तो कहाँ से छापेंगे, कहाँ से क्या करेंगे? जिसे छाप रहे वही गलत, ऊपर से और गलत, बोले कि सब गलत, यही होता है। तो वैद्युत अपघट्ट का एग्जाम्पल हो सकता है आपका NaCl हो सकता है, आपका HCl हो सकता है, आपका NaOH हो सकता है। यानी इसका जो एग्जाम्पल हमने दिया, अम्ल भी दिया, क्षार भी दिया, लवण भी दिया। ओके, वैद्युत अपघट्ट क्या है? जैसे बेंजीन हो गया, ये जो बेंजीन हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा C6H12O6, ये सब ग्लूकोज हो जाएगा, ये सब क्या है? वैद्युत अपघट्ट है। ओके, आइए हम लोग अब सीखते हैं कि भैया ये वैद्युत अपघट्ट को दो भागों में क्यों बांटे, एक सबल एक दुर्बल। इसका क्या लोचा है? लोचा मीन्स क्या इसका समरी है? तो बोले कि अच्छा, तो बताइए कि सबल क्या होता है? तो वैसा वैद्युत अपघट्ट जिसके द्रवित अवस्था या जलीय घोल, देखिए सबका डिफिनीशन में वही बोल रहे हैं, वैसा पदार्थ जिसके द्रवित अवस्था या जलीय घोल में धारा का प्रवाह करने पर पूर्ण रूप से आयन में अपघटित, पूर्ण मतलब 100% ये आयन में टूट जाएगा, यानी पूर्ण रूप से आयन में अपघटित हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं सबल वैद्युत अपघट्ट। जो हमने एग्जाम्पल दिया NaCl, जो हमने एग्जाम्पल दिया HCl, जो हमने एग्जाम्पल दिया आपका NaOH, ये सब जो है ना ये सबल वैद्युत अपघट्ट है। ठीक है, और वही दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का बात करें तो वैसा वैद्युत अपघट्ट जिसके द्रवित अवस्था या जलीय घोल में धारा का प्रवाह करने पर आयन आंशिक रूप से अपघटित हो जाता है। जो आयन है आंशिक रूप से क्या हो जाता है? अपघटित हो जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? दुर्बल वैद्युत अपघट्ट। एग्जाम्पल देखना चाहेंगे? एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल CH3COOH, ये जो है ना CH3COOH एसिटिक एसिड, जितना भी सिरका होता है या खट्टा चीज होता है उसमें पाया जाता है, ये एसिटिक संतरा उंतरा में पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है। ठीक है ना, इस तरीके का जो होता है आप लोग का क्या है? दुर्बल वैद्युत अपघट्ट है। ठीक है, बोले कि अच्छा, ओके डन, हमने समझ चुके हैं कि हमने क्या बताया आपको। हमने आपको 4 डिफिनीशन बताया। वैद्युत अपघट्ट क्या होता है? सबके डिफिनीशन के शुरुआत में हम क्या बोल रहे हैं? वैसा, सबके शुरुआत में हम बोल क्या रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, हम बोल रहे हैं कि वैसा पदार्थ जिसके द्रवित अवस्था या जलीय घोल में धारा का प्रवाह करने पर आयन में अपघटित हो जाता है उसे वैद्युत अपघट्ट कहते हैं, और नहीं होता है वैद्युत अनपघट्ट कहा जाता है, और पूर्ण रूप से हो जाता है सबल वैद्युत अपघट्ट, आंशिक रूप से होता है दुर्बल। बोले कि एग्जैक्टली खोआ और मक्खन मलाई हो चुका है। बोले ठीक है, ये पहला आप लोग, ये दूसरा आप लोगों का टॉपिक खत्म हुआ। आते हैं तीसरा, ये विद्युत अपघटन क्या है, तब ना हमने फैराडे का नियम देखें। देखिए, जब विशेष प्रकार के पात्र में, सब पात्र में नहीं, इसको हम लोग विद्युत अपघटनी सेल भी बोलते हैं, सब पात्र में नहीं। ऐसा नहीं कि हम लोग HCl को डाल देंगे लोहा में और अभी सोचेंगे तो पता चलेगा कि HCl को जैसे ही लोहा में डाले वो अभिक्रिया का कोई दूसरा उत्पाद बना दिया, आगे कार्यक्रम होगा ही नहीं। बोले कि तो बताना क्या चाहते हैं? बताना यही चाहते हैं कि सब पात्र में नहीं, शीशा में कर सकते हैं जिसकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है। तो जब विशेष प्रकार के पात्र में, बोले कि अच्छा, जब विशेष प्रकार के पात्र में आप क्या करते हैं, देखिएगा क्या करते हैं। तो जब विशेष प्रकार के पात्र में, ये इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड, आगे इसके बारे में हम विस्तार से सिखाएंगे, अभी सीखिए। ये इलेक्ट्रोड है और इसको हम लोग बैटरी से जोड़ने का प्रयास करेंगे। बोलो बैटरी क्या होता है? बैटरी का संकेत यही है, ये बैटरी का संकेत। ओके सर, अब यदि इसमें हम लोग धारा का यदि प्रवाह करते हैं, जब इसमें हम लोग क्या करते हैं? धारा का प्रवाह करते हैं, तो क्या होता है? तो जिस ये प्लस, बड़ा वाला हिस्सा को प्लस दिखाते हैं, छोटा वाला हिस्सा को क्या दिखाते हैं? माइनस। बैटरी का जो बड़ा वाला हिस्सा उसको हम लोग प्लस, छोटा वाला को माइनस। तो जो प्लस से जुड़ा रहता है उसको बोलते हैं एनोड, जो माइनस जुड़ा रहता है उसको बोलते हैं कैथोड। बोले कि तो पहले से जानते हैं, बचपन से ही। तो बोले कि तो जब इसमें हम लोग धारा का प्रवाह करते हैं, तो धारा का प्रवाह करने पर जो इसमें हम लोग डाले हैं वो वैद्युत अपघट्ट डाले हैं। और आप लोग प्यारे से बच्चे हैं, आप तो ये बात जानते हैं कि वैद्युत अपघट्ट जिसमें धारा का प्रवाह करने पर आयन में अपघटित हो जाता है। बोले कि इट्स ओके सर, यानी इसमें प्लस और माइनस में टूट जाएगा। बोले कि ठीक है, प्लस और माइनस में टूट जाएगा, तो क्या बताना चाहते हैं? तो जब हमारा इसमें जो रखे हैं वो प्लस माइनस वाला है तो टूट जाएगा, और आप जानते हैं प्लस जो है ना वो माइनस के पास इकट्ठा होगा और माइनस किसके पास चला जाएगा? प्लस पर। यानी पहले धारा का प्रवाह करते हैं कहाँ? वैद्युत अपघट्ट में, और वैद्युत अपघट्ट टूट जाता है प्लस में माइनस में, तो माइनस प्लस की ओर और प्लस माइनस की ओर
आकर्षित होता है, आकर्षित होता है, खिंचाता है, खिंचाता है, बटराता है, बटराता है। अब क्या गिरा आइएगा का पीछा हुआ, देखिए इस तरफ, यानी कहने का मतलब यही हुआ। इस प्रक्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। क्या बोलेंगे? तो जब विशेष प्रकार के पात्र में, सब पात्र में नहीं, जब विशेष प्रकार के पात्र में, जब विशेष प्रकार के पात्र में, समझिएगा, जब विशेष प्रकार के पात्र में धारा का प्रवाह करने पर, जब विशेष प्रकार के पात्र में धारा का प्रवाह करने पर क्या होता है? आयन में अपघटित हो जाता है। किसमें अपघटित हो जाता है? आयन। आयन मतलब क्या? प्लस और माइनस में। और आयन में इकट्ठा होने के बाद माइनस प्लस की ओर, प्लस माइनस की ओर, लिखना नहीं है, आयन में अपघटित हो जाता है तथा इलेक्ट्रोड पर इकट्ठा, इलेक्ट्रोड मतलब कौन? एनोड और कैथोड, इलेक्ट्रोड पर इकट्ठा होता है। इसी को हम लोग विद्युत अपघटन कहते हैं। बोले कि बहुत स्पीड बोल रहे हैं और उसमें कुछ कुछ आप बोल रहे हैं ना, उतना ज्यादा हमको दिमाग मतलब समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोलना चाहते हैं, और फिर से बताइए। तो जब विशेष प्रकार के पात्र में धारा का प्रवाह करने पर आयन में अपघटित होकर इलेक्ट्रोड पर जमा होता है, इस प्रक्रिया को विद्युत अपघटन कहा जाता है। बोले कि सिंपल है, एक बार और बोलिए ना सर, नादान बच्चों, फिर से सुन लो। जब विशेष प्रकार के पात्र में जब विशेष प्रकार के पात्र में धारा का प्रवाह करने पर, और किसको रखकर? तो जब विशेष प्रकार के पात्र में वैद्युत अपघट को रखकर धारा का प्रवाह किया जाए तो वह आयन में अपघटित होकर इलेक्ट्रोड पर इकट्ठा होता है। इस प्रक्रिया को वैद्युत अपघटन कहा जाता है। अब समझ में आया। और वैद्युत अपघटन के संबंध में दो नियम दिया गया, एक प्रथम नियम, प्रथम नियम, बोले कि ठीक है, एक आपका प्रथम नियम और दूसरा जो है आप लोगों का क्या? द्वितीय नियम। बोले कि ठीक है। तो अब क्या बताना चाहते हैं? प्रथम नियम और द्वितीय नियम में क्या कहानी है? देखिए, तो प्रथम नियम का क्या कहानी है और द्वितीय नियम का क्या कहानी है, हम लोग आते हैं टॉपिक पर और समझते हैं। देखिए, तो क्या होगा कि हम लोग जब विशेष प्रकार के पात्र में, जब हम लोग विशेष प्रकार के पात्र में धारा का प्रवाह करें तो आयन में टूट रहा है, और आयन में टूट कर भैया जैसे टूटेगा वैसे ही तो टूटेगा। बोले कि अच्छा, तो कितना ज्यादा इस पर इकट्ठा होगा ये डिसाइड करता है कितना ज्यादा इसमें हमने आवेश का प्रवाह किया है। और पता है, आवेश का प्रवाह नहीं लिखता है आपका किताब, लिखता है विद्युत धारा की मात्रा, लेकिन नापता है कूलम में। और आपको लगता है विद्युत धारा की मात्रा, हम तो सर पढ़े हैं एम्पियर, ये लिख रहा है। नहीं बालक, विद्युत धारा की मात्रा मतलब आवेश। तो हम लोग एग्जैक्टली लिखेंगे आवेश से, यार क्या कंफ्यूज करना बच्चों को। लिखिए, अब ना पापा लिख के गए थे तो पापा के नोट्स में ऐसा ही था तो हम वैसा लिखेंगे, मजाक है का? कॉन्फिडेंस से कहिए। देखिए इस तरह कैसे बोलेंगे हम लोग, तो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में, इस प्रक्रिया क्या नाम है? विद्युत अपघटन। और देखिएगा हम दो अक्षर पर कितना सारा हिंदी लिखते हैं, दो अक्षर पर। विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में ये इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाला पदार्थ की मात्रा, एम क्या है? विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में एम मतलब क्या? इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित आवेश के क्या होता है? समानुपाती होता है। इसको हम लोग फैराडे का प्रथम नियम कहते हैं। बोले कि बहुत सिंपल है सर, एक बार और बताइए। तो एक बार और बताइए। तो आपको एम जानना होगा, एम क्या है? तो इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा। क्यू क्या है? इसमें प्रवाहित आवेश या विद्युत धारा की मात्रा। या तो बोले प्रवाहित आवेश या फिर बोलेंगे विद्युत धारा की मात्रा। हमको एग्जैक्टली बोलना है, प्रवाहित आवेश ही बोलेंगे। ओके, कैसे बोलेंगे इस प्रक्रिया को फिर समझते हैं। विद्युत अपघटन, थोड़ा इसमें कहते हैं मसाला। आप लोग कहेंगे आपको चना बेचना है ना, तो चना बेचेंगे तो 5 रुपए का इतना मिलेगा, लेकिन उसको हल्दीराम थोड़ा मसाला हम डाल के देते हैं ना तो इतना देता है बस। तो कहने का मतलब डेट इज द पावर ऑफ मसाला। दोस्त, मसाला डालने पर चीजें महंगा हो जाती है और कीमती हो जाती है। तो मसाला मिलाएंगे ना डेफिनेशन में तो नंबर भी ज्यादा आएगा। बोले कैसे? देखिएगा इस नियम को, ये थोड़ा सा अक्षर कैसे बोलते हैं। विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में ये मतलब क्या? इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। और नीचे एम समानुपाती क्यू, ये हो गया 2 नंबर। ओहो, आसान है। और पता है यहीं पर एक सवाल, जब जब समानुपाती का चिन्ह हटता है एक नियतांक आता है, और नियतांक पता है क्या आता है? जेड। और ये गुना में क्यू इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भागा में, यानी एम बटा में क्या हो जाएगा? क्यू। किसके बराबर? जेड के बराबर। ठीक है, तो जेड को हम लोग बोलते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक, और शॉर्टकट में ई सी ई। ई सी ई मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है ना,
इसको बोलते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। किसे कहते हैं पूछ देता है, तो नादान बालक नीचे वाला डिफिनीशन को एक कर देते हैं। जब नीचे वाला की जगह पर एक हो जाएगा तो m तो इसके बराबर हो जाएगा, तो m को ही z कहेंगे। कब? जब नीचे वाला एक हो जाएगा तब, जब नीचे वाला एक हो जाएगा तब। बोले कि इट्स ओके सर, आप समझ रहे बातों को। आइए गहराई से लेते हैं। देखिए विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में, क्योंकि सब जो बातें हैं ना वो विद्युत अपघटन के बारे में ही बोला गया, तो क्या बोलेंगे? विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में क्या? एकांक आवेश प्रवाहित करने पर, कितना? एकांक आवेश, चाहे बोल सकते हैं एकांक विद्युत धारा की मात्रा, हम तो एग्जैक्टली बोलेंगे एकांक आवेश। एकांक आवेश प्रवाहित करने पर एम मतलब क्या? इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा। एम माने क्या? इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा को ही विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहा जाता है। बोले कि इट्स ओके सर, ठीक है, समझ में आ गया। यानी विद्युत रासायनिक, ये पूछता ही नहीं है, स्टार्ट सवाल है, ये तीनों स्टार्ट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या बोलेंगे? विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में एकांक आवेश प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा को विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं, जिसे जेड से सूचित करते हैं। और इसका मात्रा क्या हो जाएगा? द्रव्यमान का मात्रा केजी प्रति कूलम या फिर ग्राम प्रति कूलम, ठीक है ना, ग्राम में ही मापा जाता होगा, तो नाप सकते हैं क्या? ग्राम प्रति कूलम। बोले हो गया। आइए दूसर का नियम सीखते हैं। दूसर का नियम समझिएगा, दूसर का नियम क्या है, दूसर का नियम भी थोड़ा समझ लीजिए। ये बोलता है कि भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट, अब ऐसा नहीं कि एक हमारा वैद्युत अपघट है, अलग अलग वैद्युत अपघट। इसमें हम लोग मान लीजिए कि इसमें ZnSO4 डाले हैं, इसमें H2SO4 डाले हैं, इसमें CuSO4 डाले हैं, यानी तीनों में वैद्युत अपघट अलग अलग है। इसमें ZnSO4, इसमें CuSO4, इसमें H2SO4, तीनों में अलग अलग है। अब हम लोग बोलेंगे नहीं अभी झूठ बोल रहे हैं, इसमें बोल रहे थे अभी H2SO4, फिर इसमें कीजिएगा तो मेरा माइंड उसमें हो जाएगा। बोले कि क्या माइंड? देखिए इस तरफ, अब यहां पर हम लोग दिमाग लगाते हैं और दिमाग लगा के अच्छा अच्छा बात सीखते हैं। बोले कि ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। आइए देखिए, अब हम लोग यहां पर जो है ना एक सेल बनाए। बोले कि ठीक है, अब इस सेल का क्या अचार डालेंगे? नहीं दोस्त, देखिए अचार नहीं डालना है, बहुत चलिए देखिए इस तरफ कैसे हम लोग बोलेंगे। यदि भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट, अलग अलग वैद्युत अपघट को श्रेणी क्रम में जो, इसको श्रेणी क्रम बोलते हैं। जब पहला का मुंह दूसरा का पोस्ट, दूसरा का पोस्ट पहले का मुंह से तीसरा का मुंह, यानी यदि हमारा क्या हो कि यदि भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट को श्रेणी क्रम में जोड़कर, भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट को श्रेणी क्रम में जोड़कर समान परिमाण का आवेश प्रवाहित किया जाए, यानी जो समान परिमाण का आवेश या फिर कोई बोल सकता है समान विद्युत धारा की मात्रा प्रवाहित की जाए। लेकिन हम क्या बोलेंगे? हम तो भैया जानते हैं भैया आवेश हमारा समान होना चाहिए सब में, ठीक है ना। यानी भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट को श्रेणी क्रम में जोड़कर समान परिमाण का आवेश प्रवाहित किया जाए तो इलेक्ट्रोड पर कितना ज्यादा पदार्थ, यानी वही है m समानुपाती हमारा क्या हो जाएगा? E क्या है? तुल्यांकी भार। पहले क्या था ना कि मतलब कहने का मतलब कि ऐसा होता है ना, हम बोले कि कोई स्प्रिंग कितना ज्यादा फैलेगा ये डिसाइड करता है कि उस स्प्रिंग कितना मुलायम है, जितना मुलायम होगा उतना ज्यादा फैलेगा। ऐसे ही जो होता है ना तुल्यांकी भार होता है या फिर रासायनिक तुल्यांक होता है, इसको कोई तुल्यांकी भार कहता है। किसी वैद्युत अपघट की तुल्यांकी भार जितना ज्यादा होता है उस पर पदार्थ की मात्रा उतना ही ज्यादा इकट्ठा होता है। समझ में आया? तो इसका प्रॉपर्टीज है, इसका गुण है, अलग अलग वैद्युत अपघट का अलग अलग होता है। बोले कि ठीक है यार, बताइए डिफिनीशन क्या होगा, याद कर जाए। बोलिए तो क्या हम बोलेंगे? ऐसे कैसे बोलेंगे? कैसे बोलेंगे? देखिए इस तरफ बोलेंगे भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट को, क्या बोलेंगे? भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट को श्रेणी क्रम में जोड़कर, भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट को श्रेणी क्रम में जोड़कर समान परिमाण, सुनिएगा, भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट को श्रेणी क्रम में जोड़कर, अभी हमने उसके बारे में कुछ बोला ही नहीं, भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट को श्रेणी क्रम में जोड़कर समान परिमाण का आवेश प्रवाहित करने पर, अभी उसके बारे में कुछ बोले ही नहीं। क्या बोले? भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट को श्रेणी क्रम में जोड़कर समान परिमाण का आवेश प्रवाहित किया जाए तो इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा, एम क्या है? इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा, ई क्या है? या तो बोलेंगे रासायनिक तुल्यांक या बोलेंगे तुल्यांकी भार, कि क्या होता है? समानुपाती होता है। और इसको हम लोग फैराडे का द्वितीय नियम कहते हैं। बोले कि ठीक है, क्या तीनों नियम क्लियर हुआ? नहीं तो पीछे जाइए, आगे आइए, पीछे जाइए, आगे। ओहो, चलिए आइए, तो 3 टॉपिक हमारा खत्म हुआ। आइए हम लोग चौथा पर आते हैं। चौथा में देखिए क्या क्या डिफाइन करेंगे। सबसे पहले प्रतिरोध समझते हैं, क्योंकि प्रतिरोध सीखेंगे, देखिएगा कैसे रिलेटेड है। प्रतिरोध सीखेंगे, प्रतिरोध सीखेंगे,
उसके बाद हम लोग चालकत्व सीखेंगे, चालकत्व। उसके बाद हम लोग सीखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट 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 प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध सीखेंगे, या फिर प्रतिरोधकता, 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 या फिर हम लोग क्या कहते हैं विशिष्ट विशिष्ट चालकता, या बोलेंगे चालकता। ऐसे बोलेंगे, ठीक है, आसान है। चलिए चीजों को करते हैं। प्रतिरोध क्या है? नाम इसका कैसा है? नाम है धारा के प्रवाह का विरोध करने का जो गुण होता है किसी चालक के अंदर या वैद्युत अपघट के अंदर, इस गुण को ही प्रतिरोध कहते हैं। जैसा नाम वैसा काम। और पहले का नाम ऐसा ही रखा जाता था। पहले का नाम रखा जाता मंगरुआ। मंगरुआ मतलब क्या? मंगलवार के दिन हुआ था। तो ऐसे करके कुछ बहुत सारा नाम जो है ना इगोस्टिक टाइप का नाम रखा जाता था। खैर, आते हम लोग यहाँ पर प्रतिरोध क्या है। अब इसका क्या बवाल है थोड़ा समझिएगा। प्रतिरोध का क्या कहानी है, प्रतिरोध का क्या लोचा, हम उस चीज को समझते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अरे यार तुम कहाँ से आ गए, बिना बोले मेहमान आ गए। तो प्रतिरोध क्या है? जैसे क्या होता है ना कि हम बोले कि ये एक पात्र है, इस पात्र से कितना ज्यादा पानी बाहर निकलेगा डिसाइड करते हैं इसमें से पानी कितना है। यदि इसमें पानी बस इतना है ना तो एकदम सट के पानी बाहर निकलेगा, पता ही नहीं चलेगा। लेकिन पानी जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे ना तो ये धार जो है ना थोड़ा और सीधा, और पानी बढ़ाए, थोड़ा और सीधा, थोड़ा और पानी बढ़ाए, थोड़ा और सीधा। कहने का मतलब कि यहाँ से पानी कितना बाहर निकलेगा डिसाइड है कि पानी का लेवल कितना है। पानी का लेवल जैसे जैसे बढ़ाएंगे पानी का प्रवाह उतना ज्यादा बढ़ जाता है। बोले कि ये तो हम देखे हैं। तो ऐसे ही किसी पदार्थ पर जैसे जैसे आवेश की स्तर बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे आवेश का प्रवाह बढ़ता जाता है। बोले कि ये तो आसान है। तो आवेश का स्तर कहने का मतलब विभवांतर, ठीक है ना। और आवेश का प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं। यानी किसी चालक में जितना आवेश का स्तर ज्यादा होगा उसमें विभव उतना ज्यादा होगा, विभव ज्यादा होगा, धारा बढ़ेगा, धारा बढ़ेगा। यही तो ओम का नियम है। लेकिन सब ताप को स्थिर रखकर, यानी ताप को थोड़ा गड़बड़ किए ना तो ये पूरा लगा ओम का नियम का माई बहिन हो जाएगा। समझे? ओहो गलती बोल दिए क्या? हमने कोई गाली थोड़ी ना दिया, हमने तो बोला माई बहिन हो जाएगा। इसमें क्या गलत है? सुनिए इस तरफ। तो कहने का मतलब है कि क्या बोले हम आपको कि भी समानुपाती आई, भी समानुपाती आई कहने का मतलब क्या? किसी चालक का जो आरोपित विभवांतर है, किसी चालक पर आरोपित विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यही ओम का नियम है। बोले कि यार केमिस्ट्री में भी ओम का नियम ला दिए, ओम को हमको जीने नहीं देगा लग रहा है। समानुपाती का चिन्ह देगा तो नियतांक, और इसी आर को हम लोग प्रतिरोध करते हैं। गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भागा में। चलिए देखिए डिफिनीशन कैसे दे सकते हैं। किसी चालक पर आरोपित विभवांतर, भी माने का किसी चालक पर आरोपित विभवांतर, भी माने का किसी चालक पर आरोपित विभवांतर, आई माने क्या? प्रवाहित धारा, आई माने का प्रवाहित धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। इसे ओम में मापा जाता है। बोले कि ठीक है, ये तो प्रतिरोध की कहानी खत्म हुआ। चालकत्व क्या है? चालकत्व जो होता है प्रतिरोध का व्यतिक्रम होता है। व्यतिक्रम मतलब उल्टा, यानी प्रतिरोध के व्यतिक्रम, व्यतिक्रम माने उल्टा को हम लोग क्या कहते हैं? चालकत्व। और इसका मात्रा क्या होगा? ओम इनवर्स। खत्म हुआ। और विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या है? उसका सूत्र होता है रो बराबर आर ए बटा में एल। बोले कि सर अब नीचे वाला को यदि हम लोग एक कहें तो आर को हम लोग रो नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा में है। तो क्यों ना हम दोनों को एक कर दें, यानी इसको भी एक और इसको भी एक। तो यदि ये भी एक हो जाए, ये भी एक हो जाए तो बचेगा आर, तो आर को ही हम लोग रो बोल देंगे। बोले कि सर करेंगे कैसे? तो बोलेंगे एकांक लंबाई एवं एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, यानी लंबाई भी एक होना चाहिए और उसका जो क्षेत्रफल होना चाहिए वो भी हमारा एक होना चाहिए। तो उसके प्रतिरोध को ही हम लोग क्या बोलेंगे? प्रतिरोधकता। देखिए कैसे परिभाषा देते हैं। हम आपको रटा नहीं रहे हैं। आपको बोले कि हम आपको रोज जो है ना खीर बनाना नहीं सिखा रहे हैं। रोज ऐसा नहीं, मतलब हम आपको क्या कर रहे हैं? हम आपको रोज खीर नहीं दे रहे हैं कि भैया आज ला 2 कपटी, कल ला 2 कपटी, परसों ला 2 कपटी। अब पता है कहिए बिलाई लेके चल गया, अब बिलाई लेके चल गया नहीं, अब स्त्रीलिंग पुल्लिंग बिलाई लेके चली गई, तो बिलाई लेके चली गई तो आप हो गए भूखे और भूखे सोना पड़ेगा। लेकिन हम आपको क्या हो कि हमको खीर बनाना सिखाएं तो भैया कभी भी इस्तेमाल करेंगे और कभी विश्वास करेंगे। एक्चुअली यही तो होगा। तो यहाँ पर आइए, यहाँ पर टॉपिक समझते हैं। तो क्या बताना चाहते हैं? तो लंबाई जैसे जैसे, यानी लंबाई को हम लोग क्या करेंगे? एक कर दिए। लंबाई को एक, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को एक। तो बोले एकांक लंबाई, बोले कि ठीक है। एकांक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है। एकांक माने एक अंक, एकांक लंबाई, बोले ठीक है। एकांक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है। के चालक के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। हो गया
कितना आसान है। एकांक लंबाई एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक के एकांक लंबाई एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक के प्रतिरोध को, आर माने क्या, प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहा जाता है। इसका मात्रक ओम मीटर होता है। खत्म। आइए विशिष्ट चालकता क्या होता है। तो जो विशिष्ट प्रतिरोध का जो उल्टा होता है, यानी इसको कप्पा से दिखाते हैं, पप्पा नहीं बोले, कप्पा, यानी ऐसा। विशिष्ट प्रतिरोध के व्यतिक्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, विशिष्ट चालकता बोलते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्यतिक्रम को विशिष्ट चालकता बोलते हैं। इसका मात्रक ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या कोई कोई किताब ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स लिखता है, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। यानी आप सीख चुके हैं कि विशिष्ट चालकता या चालकता क्या है। 4 डिफिनीशन सीखे। आइए हम लोग 5वां पर आते हैं। 5वां जो डिफिनीशन है वो आपका है सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक क्या है, सेल स्थिरांक, ये सेल स्थिरांक क्या है। सेल स्थिरांक मतलब क्या, जी स्टार। ये सेल स्थिरांक क्या है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। जैसे हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा एक पात्र है, बोलेंगे ठीक है पात्र है, तो बताना क्या चाहते हैं, इस पात्र में हमने क्या किया, इस पात्र में हमारा ये हमारा 2 गो इलेक्ट्रोड है, बोलेंगे ठीक है। तो सेल स्थिरांक क्या होगा, किसी चालक के दोनों इलेक्ट्रोड के बीच के दूरी, मान लीजिए कि दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी L है, ठीक है, और इस चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। तो बोलेंगे क्या, किसी सेल में दोनों इलेक्ट्रोड के बीच के दूरी एवं उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, किसी सेल में दोनों इलेक्ट्रोड के बीच के दूरी एवं उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं, सेल स्थिरांक कहते हैं। समझ में आया। सेल स्थिरांक क्या हुआ, क्या बोलेंगे, किसी सेल में दोनों इलेक्ट्रोड के बीच के दूरी एवं अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहा जाता है। क्या कोई दिक्कत, बोले कि ना सर, एक बार और बताइए ना। देखिए, किसी सेल के दोनों इलेक्ट्रोड के बीच के दूरी एवं अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। बोले ओके ठीक है, अब हम समझ चुके हैं। और आपको पीछे बताया था ना विशिष्ट चालकता, ये विशिष्ट चालकता बड़ा एग्जाम में पूछता है। कोई पूछेगा विशिष्ट चालकता क्या है, तो बोलेंगे हम लोग कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के व्यतिक्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, जिसे कप्पा द्वारा, पापा नहीं, कप्पा द्वारा सूचित करते हैं। इसका मात्रक ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। विशिष्ट चालकता पूछता है, मोलर चालकता पूछता है, तुल्यांकी चालकता पूछता है। आइए हम लोग मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता पर हम लोग गौर फरमाएं। आइए अब हम लोग 2 चीज सीखने वाले हैं। एक होगा हमारा क्या, मोलर चालकता। देखिए कितना आसानी से डिफिनीशन क्लियर हो जाएगा, मोलर चालकता। और एक हम आपको डिफिनीशन सिखाएंगे, तुल्यांकी चालकता। एक होगा आपका मोलर चालकता, एक होगा आपका तुल्यांकी चालकता। मोलर चालकता क्या होता है, मोलर चालकता उन सभी आयनों का चालकत्व होता है। बोले हो गया, माने उन सभी आयनों का चालकत्व मतलब वैद्युत अपघटन, वैद्युत का जब अपघटन होता है, जब वैद्युत अपघट टूटता है, तो जो आयन में टूटता है तो आयन गति करता है। तो आयन कितना गति करेगा, अब डिसाइड क्या करता है, डिसाइड करता है कि उसमें भैया है क्या। तो देखिएगा, सुनिएगा मेरा डिफिनीशन सुनिए, देखिए कैसे इसको याद करना है। इसका डिफिनीशन लिख देते हैं। मोलर चालकता क्या होता है, उन सभी, मोलर चालकता उन सभी आयनों का चालकत्व, चालकता होता है, चालकता होता है जो वैद्युत अपघट, यहीं पर इंपॉर्टेंट है, जो वैद्युत अपघट, मतलब वैद्युत अपघट समझ रहे हैं, जिसको तोड़ने के लिए डाला गया है, वैद्युत अपघट के एक मोल, देखिएगा यहीं पर, यानी मोलर चालकता उन सभी आयनों का चालकत्व होता है, चालकता होता है जो वैद्युत अपघट के एक मोल मात्रा को विलयन के दिए गए आयतन में, विलयन के दिए गए आयतन में घुलाने से प्राप्त होता है। डिफिनीशन क्लियर हुआ। क्या बोले, उन सभी आयनों का चालकता है, चाहे चालकत्व है, चालकत्व ही लिखते हैं। मोलर चालकता उन सभी आयनों का चालकत्व, मोलर चालकता उन सभी आयनों का चालकत्व है जो वैद्युत अपघट्य के एक मोल मात्रा
को विलयन के दिए गए आयतन में घुलाने से प्राप्त होता है। देखिए डिफिनीशन सेम टू सेम इसका भी यही होगा, तुल्यांकी चालकता। बस केवल तुल्यांकी चालकता उन सभी आयनों का चालकत्व होता है जो वैद्युत अपघट्ट के एक मूल नहीं, बस इसमें क्या होगा, 1 ग्राम अंग्रेजी कह के लिख रहे हैं, 1 ग्राम समतुल्यांक, 1 ग्राम समतुल्यांक को विलयन के दिए गए आयतन में घुलाने से प्राप्त होता है। समझ में आया? यानी मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में अंतर क्या है देखिएगा। तो हाँ, तो इसके बीच में अब अंतर क्या है, आखिर इसमें क्या अंतर है? बस थोड़ा सा अंतर है कि एक मोल के जगह पर जब आप लोग 1 ग्राम समतुल्यांक रखते हैं, 1 ग्राम की जगह पर कितना रखते हैं, 1 ग्राम समतुल्यांक, तो डिफिनेशन तुल्यांक की चालकता का हो जाता है। बोले कि सच्ची? हाँ, आप देखिए तो सही, देखिए जैसा हम बोलेंगे उन सभी आयनों का चालकत्व होता है जो वैद्युत अपघट्ट के एक मूल नहीं, 1 ग्राम समतुल्यांक को विलयन के दिए गए आयतन में घुलाने से प्राप्त होता है। कितना आसान है यार, कितना आसान, बहुत आसान। देखिए कैसे बोलेंगे, बस केवल यहां पर बोलेंगे तुल्यांकी चालकता उन सभी आयनों का चालकत्व होता है जो वैद्युत अपघट्ट के एक मूल नहीं, एक मूल तो इसमें था, इसमें बोलेंगे 1 ग्राम समतुल्यांक को विलयन के दिए गए आयतन में घुलाने से प्राप्त होता है। और तो और इसको हम लोग मोलर चालकता को दिखाते हैं किससे, लैम्डा एम से, और इसको दिखाते हैं लैम्डा इक्यू से। बोले कि ठीक, लैम्डा एम का सूत्र क्या होता है, कप्पा गुना 1000 बटा में होता है एम, और यहां पर क्या सूत्र होता है, कप्पा गुना 1000 बटा में क्या हो जाएगा, एन। बोले कि ठीक है, आसान है। और जानते हैं यहां पर कप्पा क्या है, कप्पा जो है वो आपका क्या है, कप्पा जो है वो विशिष्ट चालकता है। कप्पा क्या है, विशिष्ट चालकता। और एम क्या है, एम जो है इसको बोलते हैं मोलर सांद्रता या मोलरता है। ऐसे ही कप्पा के बारे में तो आप जान गए, कप्पा नहीं, कप्पा के बारे में जान गए। और आपका जो एन है वो क्या है, आपका सामान्यता। बोले कि ठीक है, आसान है। यानी आप डिफिनीशन कर चुके हैं, आपने 7 डिफिनीशन देखा, 7, चाहे प्रतिरोध हो, चालकत्व हो, ठीक है, प्रतिरोध हो, चालकत्व हो, उसके बाद आपको बताया विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, फिर बताया आपका चौथा विशिष्ट चालकता या चालकता, फिर हमको बताया सेल स्थिरांक क्या होता है, 6ठा नंबर में मोलर चालकता और 7वां नंबर में तुल्यांकी चालकता। और तो और इसका यदि मात्रक कोई पूछ दे कि भैया मात्रक क्या होगा, देखिए यहां पर जो इसका मात्रक हो जाएगा दोस्त, देखिएगा कप्पा का जो मात्रक होता है क्या होता है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। और यहाँ पर जो नीचे जो आयतन है इसका क्या होता है, चाहे ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स भी होता है, सेंटीमीटर इनवर्स भी होता है। चलिए आते हैं। और जो मोलरता का मात्रक होता है क्या होता है, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। लीटर जो होता है ना किसके बराबर होता है, 1 cm³ के बराबर होता है, 1 cm³। तो इसको ऊपर भेज देते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, यानी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स था, ठीक है, ये जो 3 है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में, यानी यहां पर क्या हो जाएगा, cm³ हो जाएगा। बोले कि ठीक है। और जो आपका हो जाएगा, एक और मात्रक दिखा रहे हैं, और दिखा रहे हैं यहां पर आपका मोल ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स, यानी एक डिफिनेशन हो जाएगा, एक और मात्रक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अच्छा से लिखते हैं, मोल इनवर्स ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा एक मात्रक। और यदि लीटर के टर्म में लिखना चाहें, यानी इतना का ही लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, मोल ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स, उस ऊपर से क्या हो जाएगा, लीटर, मोल इनवर्स, उसके बाद हो जाएगा क्या, लीटर, ओम इनवर्स, और क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स। इस तरीका से ये सब जो आप लोग मात्रक लिख सकते हैं, चाहे तो लिख लेंगे, चाहे तो आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं, यही है। और यहां पर यदि आप लोग इसका मात्रक निकालना चाहें तो इसका जो हो जाएगा ग्राम समतुल्यांक होता है, ठीक है, और उसका क्या होता है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग इस चीज को स्किप करते हैं और आगे देख लेते हैं। बोले ठीक है, कितना सारा चीज हमने आपको बताया, 4 कंसेप्ट क्लियर हुआ, अब तो हलवा है हलवा, आप लोग हार्ड काम कर चुके हैं, आसान की बारी। बोले कि ठीक है, आइए। तो उसके बाद हम लोग 5वां सवाल में 2 सवाल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कि विद्युत अपघटन का कहाँ उपयोग किया जाता है, 3 उपयोग इसका मेन है। पहला, विद्युत अपघटन का जो उपयोग होता है तत्वों के शुद्धिकरण में। जो लोग चैप्टर नंबर 6 पढ़ लिए होंगे वो जानते हैं कि यदि तत्व को हमको शुद्धिकरण करना है, उसको हमको प्राप्ति करना है, तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, विद्युत अपघटन। लेकिन सबका नहीं, सबको नहीं कि विद्युत अपघटन द्वारा सबको शुद्ध कर देंगे, नहीं। जो अति क्रियाशील तत्व है ना उसको, जो भी अति क्रियाशील तत्व है उसको, अति क्रियाशील मतलब जो ज्यादा क्रिया करता है, जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, अल्मुनियम हो गया, इस टाइप का ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा बिहार बोर्ड पूछता है। बोले कि अच्छा, तो अब क्या बताना चाहते हैं,
तो हम आपको बताएं कि विद्युत अपघटन की निम्नलिखित उपयोग है। एक नंबर, धातुओं के शुद्धिकरण में, पहला। दूसरा का, इसका उपयोग संक्षारण में किया जाता है। मान लीजिए किसी को हमको संचारित करना है, चाहे लोहा को हमको मान लीजिए जंग लगने से बचाना है, तो उसको हम लोग कैथोड के प्लेट का व्यवहार करेंगे, जिससे भैया वो आसानी से संचारित नहीं होता, मतलब खराब नहीं होता है, ठीक है ना। तो दूसरा, फिर तीसरा जो हो जाएगा, इसका उपयोग हो जाएगा, तीसरा जो उपयोग हो जाएगा, इसको हम लोग एनोड बनाने में या कैथोड बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। बोले कि अच्छा, मतलब बकवास बता रहे हैं कुछ कुछ। चलिए ये दोबारा हम आपको रिपीट करते हैं। विद्युत अपघटन का कौन कौन उपयोग है? पहला विद्युत अपघटन का उपयोग है धातु के शुद्धिकरण में, दूसरा उपयोग है धातु के संक्षारण में, ठीक है ना, और तीसरा आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कैथोड एवं एनोड प्लेट के व्यवहार में, ठीक है। चाहे दो ही कोई इंपॉर्टेंट है, दो ही को खास है, और बाकी सब बकवास है। ओके, ये हो गया। लेकिन फिर अगला सवाल, विद्युत अपघट की चालकता कितने बातों पर निर्भर करती है? यानी विद्युत अपघट में धारा का प्रवाह कितना ज्यादा होगा, क्या कुछ बात पर निर्भर करता है? पूछ देगा 2 नंबर का सवाल कि विद्युत अपघट की चालकता कितने बातों पर निर्भर करती है? विद्युत अपघट की चालकता, विद्युत अपघट की जो चालकता है किन बातों पर निर्भर करती है? किन बातों पर निर्भर करती है? किन बातों पर निर्भर करती है? आपको बताना है किन बातों पर निर्भर करती है विद्युत अपघट की चालकता, बताइए तो विद्युत अपघट की जो चालकता है ना, देखिएगा किन बातों पर निर्भर करती है। पहला जो है अणुओं के मध्य वांडर वाल आकर्षण बल पर, अणुओं के मध्य लगने वाला वांडर वाल आकर्षण बल पर। यानी भैया जितना अणु मजबूती से बंधा होगा, आसानी से टूटेगा नहीं तो गति करेगा नहीं तो धारा बहेगा नहीं। तो बोले कि तो यानी यदि आपकी चालकता ज्यादा प्राप्त कर रहा है तो अणुओं के मध्य लगने वाला वांडर आकर्षण बल कम होना चाहिए। समझ में आया लॉजिक? लेकिन निर्भर करता है ना अणुओं के मध्य लगने वाला वांडर आकर्षण बल पर। फिर दूसरा क्या है? दूसरा श्यानता पर। बोले कि ये श्यानता क्या है? श्यानता क्या है? जैसे हमने बोला कि यदि हम लोग मध को गिरा रहे हैं और पानी को गिरा रहे हैं, तो पानी को जैसे गिरे तो पूरा चारों तरफ फैल गया, लेकिन मध के ऊपर लेयर पर लेयर बनता है। क्यों? क्योंकि मध के अणु एक दूसरे का गति का विरोध करती है। मध का एक हिस्सा गिरा, फिर दूसरा हिस्सा जैसे ही गिरा तो उसके गति का विरोध हुआ। यानी जैसे ठोस के सतहों के बीच घर्षण बल लगता है, दूसरे का गति का विरोध करता है, ऐसे ही द्रव के सतहों के बीच एक विरोध काम करता है, वो होता है आपका श्यान बल। बोले कि अच्छा, लेकिन श्यानता जितना ज्यादा होगा तो विरोध उतना ज्यादा होगा, विरोध उतना ज्यादा, गति कम, धारा कम बहेगा। इसका मतलब है कि विद्युत अपघट की चालकता बढ़ाना है ना, तो श्यानता को भी यानी इसको भी आपको घटाना होगा और इसको भी क्या होगा? घटाना होगा, ठीक है ना। उसके बाद तीसरा बात किस पर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तनुता, सांद्रता पर निर्भर करता है। बोले कि ठीक है, सांद्रता पर क्या निर्भर करता है? सांद्रता जैसे जैसे घटाएंगे यानी उसमें तनुता बढ़ाएंगे, विद्युत अपघट की चालकता बढ़ता है। बोले कि एग्जाम्पल यार बताइए, क्या बकवास कर रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। हमने आपको बोला कि बैटरी में पानी क्यों डालते हैं, तो वास्तव में क्या होता है कि जब पानी कम हो जाता है आपके इन्वर्टर के बैटरी में तो वो गाढ़ा हो जाता है। जब गाढ़ा हो जाता है तो आसानी से आयन गति करता नहीं, तो आसानी से धारा बहता नहीं, और आसानी से धारा बहता नहीं तो आपका बल्ब धीमा चलता है। लेकिन जैसे उसमें पानी मिलाने से वो तनु हो गया, यानी उसका सांद्रता घट गया तो आसानी से आयन गति करेगा, आसानी से धारा बहेगा। बोले कि इट्स ओके सर, यानी उसका सांद्रता को जैसे जैसे घटाएंगे, इसका मतलब क्या? तनुता बढ़ाने पर, बढ़ाने पर हमारा क्या होता है? विद्युत अपघट की चालकता बढ़ता है। और भैया चौथा नंबर है विद्युत अपघट की प्रकृति कैसा है हमारा, यानी चौथा हमारा इंपॉर्टेंट बात कि विद्युत अपघट कैसे डाले हैं? विद्युत अपघट की प्रकृति पर, विद्युत अपघट की किस पर? प्रकृति पर, यानी विद्युत अपघट कैसे डाले। और लास्ट 5वां नंबर ताप पर। जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसकी चालकता क्या हो जाती है? बढ़ते जाती है।
ताप बढ़ाने से वैद्युत अपघट की चालकता बढ़ती है। हो गया, इतना ही सारा बात था। हमने बताया कि वैद्युत अपघट की चालकता 5 बातों पर निर्भर करती है। कौन कौन? अणुओं के मध्य आकर्षण बल पर, यह ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि यदि आकर्षण बल बढ़ाएं तो क्या होगा? घटेगा। श्यानता पर, लेकिन श्यानता को बढ़ाने से क्या पड़ेगा? चालकता प्रभाव घट जाएगा। सांद्रता पर, सांद्रता को बढ़ाए तो घट जाएगा, लेकिन तनुता को बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा। वैद्युत अपघट की प्रकृति, अलग अलग वैद्युत अपघट के लिए अलग अलग इसका चालकता होगा। ताप पर, ताप का मान बढ़ाने से वैद्युत अपघट की चालकता बढ़ता है। 5 बातों पर निर्भर करता है और 5 सवाल क्लियर हुआ। आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल 6ठा नंबर पर। 6ठा नंबर हमको सिखाना है आपको कोलराउस का नियम। कोलराउस, ये कोलराउस का नियम क्या है? लेकिन कोलराउस जो नियम दिया था वो अनंत तनुता पर दिया था। बोले कि अनंत तनुता पर क्या है ये बताइए। अनंत तनुता मतलब कि वह अवस्था जिस पर जो वैद्युत अपघट है पूर्ण रूप से आयन में टूट जाता है। पहले आपसे कोई पूछ दे कि अनंत तनुता का मतलब क्या है? अनंत तनुता वह अवस्था है जिस पर आयन पूर्ण रूप से आयन में टूट जाता है। अनंत तनुता का मतलब कि जिस पर आयन पूर्ण रूप से आयन में क्या हो जाता है? टूट जाता है, प्लस और माइनस में टूट जाता है। वही हमारा क्या है? अनंत तनुता। यानी जब वैद्युत अपघट पूर्ण रूप से टूट जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनंत तनुता। और इसको हम लोग लैम्डा इनफाइनाइट से दिखाते हैं। बोले कि ठीक है, लैम्डा इनफाइनाइट ऊपर नहीं रहता है, नीचे रहता है। बोले कि ठीक है। आइए, तो मान लीजिए कि हम NaCl को, यदि हम लोग NaCl में जब हम लोग धारा का प्रवाह किए, NaCl में जब हम लोग धारा का प्रवाह किए NaCl में, तो टूटा, किस भाग में टूटा? NaCl जो है किस भाग में टूटा? एगो Na प्लस में टूट गया और एगो Cl माइनस में टूट गया। तो बताना क्या चाहते हैं? तो जब ऐसा टूटा तो टूटने के पीछे का लॉजिक समझ लीजिएगा। और यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको बहुत सारा कंसेप्ट भी सिखाएंगे, इसमें ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा पूछता भी है। बोले कि ठीक है, आइए हम लोग सीख लेते हैं। जैसे NaCl में हम लोग क्या किए, NaCl में क्या घटित हो रहा है? देखिए, जैसे हमने बोला कि लैम्डा एम, देखिएगा लैम्डा एम मतलब जो आपका लैम्डा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब क्या? अनंत, ठीक है ना। तो अनंत तनुता, लैम्डा इनफाइनाइट पर अनंत तनुता पर मान लीजिए NaCl का वैद्युत अपघट निकालना है, NaCl का वैद्युत अपघट निकालना है, तो किसके बराबर होगा ये? तो ये जो है आपका बराबर होगा लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस लैम्डा इनफाइनाइट माइनस, ठीक है ना। यानी अनंत तनुता पर, ठीक है ना। और क्या है अनंत तनुता पर? मोलर चालकता, ठीक है ना। तो मोलर चालकता को भी जोड़ना होगा, तो हम लोग कैसे जोड़ सकते हैं? 1 मिनट, इसको हम लोग अच्छा से लिखते हैं। मिस्टेक हुआ है, सॉरी माय डियर। देखिए यहाँ पर इनफाइनाइट को ऊपर लिखते हैं और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं NaCl, यहाँ पर लिखते हैं साइड में NaCl, ठीक है। और ये जब टूटता है तो लैम्डा एम इनफाइनाइट और यहाँ पर लिखते हैं क्या? Na प्लस, चाहे यहाँ पर कुछ लिखते ही नहीं है, कुछ नहीं लिखते हैं, ऐसे ही रखते हैं। Na इनफाइनाइट m हो गया, ऊपर इनफाइनाइट हो गया, ये प्लस वाला हो जाएगा और ये लैम्डा एम इनफाइनाइट ये वाला माइनस वाला हो जाएगा। ठीक है, बोले कि अच्छा ओके कोई बात नहीं। चलिए देखिए, तो बोलेंगे अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट की जो मोलर चालकता होगा, इसका मतलब समझिए, अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट की मोलर चालकता, ये लैम्डा एम को बताया ना मोलर चालकता है, लेकिन कब? अनंत तनुता पर। इसके बारे में हिंदी, ये 3 गो जो अक्षर है ना, ये 3 गो अक्षर 3 गो लाइन बनाएगा। यदि आप समझने वाले लोग हैं तो परिभाषा 2 ही प्रकार से देते हैं, रटने का जरूरत नहीं है दोस्त, अरे समझना है, समझना काफी है। देखिए क्या बोलेंगे? अनंत तनुता पर मोलर चालकता, अनंत तनुता पर मोलर चालकता उसके धनायन एवं ऋणायन के मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं कोलराउस का नियम। फिर से बोलेंगे, अनंत तनुता पर किसका? वैद्युत अपघट, अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट की मोलर चालकता उसके धनायन एवं ऋणायन के मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। यही हमारा क्या है? यही हमारा कोलराउस का नियम है। हो गया, तो 6 नंबर खत्म हो गया। आइए 7वां नंबर हम लोग टॉपिक पर सीखते हैं। कोलराउस का नियम क्लियर हुआ कि अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट की मोलर चालकता उसके धनायन और ऋणायन के मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। योग माने जोड़ के बराबर होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोलराउस का नियम कहते हैं। बोले कि इट्स ओके सर, अच्छा लगा। आइए हम लोग आगे चीजों को सीखते हैं। बोले कि ठीक है। आइए दोस्त, अब हम लोग सीखते हैं दोस्त कि आपका ये क्लियर हो चुका है। अब हम लोग सीखेंगे सेल क्या होता है, बैटरी क्या होता है। तो सेल वह युक्ति है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं? सेल वह युक्ति है जिसके द्वारा हम लोग रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। ऐसे जनरली सेल यही है।
लेकिन अब उसमें भी सेल का भैया प्रकार है। सेल क्या होता है, हमसे पूछे बैटरी क्या करते हैं, बैटरी का क्या यूज है, तो बैटरी से ना हम लोग धारा निकालते हैं, माने उसे बॉल बार देते हैं, उसे पंखा चला देते हैं, तो यही ना। तो पंखा क्यों चलता है, क्योंकि उसके अंदर का रासायनिक ऊर्जा बाहर विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो रहा है। यानी सेल भैया वह युक्ति है जिसके द्वारा हमें विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति होती है। सेल वह युक्ति है जिसके द्वारा हमें विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति होती है। सेल वह युक्ति है जिसके द्वारा हमें विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अब बोले कि ज्यादा मत बोल दीजिए नहीं तो फिर कार्यक्रम समाप्त हुआ है, इसलिए देखते हैं। तो सेल में जो होता है ना, सेल में भी दो प्रकार का सेल होता है। बोले कौन कौन सा, एक जो होता है हमारा प्राथमिक सेल, प्राथमिक सेल, प्राथमिक सेल, और एक जो होता है हमारा क्या होता है, द्वितीयक सेल, द्वितीयक सेल। और थोड़ा सा पीछे वाला सवाल में एक चीज बताना हम भूल गए, देख लीजिएगा। देखिए जैसे हम लोग मान लीजिए कि इस पात्र में हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस पात्र में हम लोग क्या किए कि एक बार हम लोग NaCl का द्रवित अवस्था रखे, NaCl का द्रवित अवस्था, द्रवित अवस्था, द्रवित अवस्था डाले। ये बहुत ऑब्जेक्टिव पूछता है। और एक हमने पात्र लिया, इस पात्र में हम लोग क्या किए, इस पात्र में हम लोग क्या किए, इस पात्र में हम लोग क्या किए, क्या किए देखिएगा, इस पात्र में हम लोग क्या किए, तो यहां पर हम लोग क्या रखे, NaCl का जलीय घोल, NaCl का जलीय घोल है। माने इसमें NaCl ही केवल है, लेकिन उसमें NaCl का जलीय घोल है। जलीय घोल मतलब इसमें H2O भी है। बोलेगे ठीक है। तो जब इसमें हम लोग धारा का प्रवाह यदि बाहर से करें, इसमें यदि हम लोग धारा का प्रवाह यदि बाहर से करें, तो भैया ये NaCl दो भाग में टूटेगा, Na+ और Cl- में टूटेगा, ठीक है। लेकिन इसमें हम लोग बाहर से जब धारा का प्रवाह करेंगे, बाहर से जब हम लोग धारा का प्रवाह करेंगे, तो यहां पर क्या होगा, जब इसमें हम लोग धारा का प्रवाह करेंगे तो हमारा प्लस और माइनस में टूटेगा, यहां पर भी हम लोग धारा का प्रवाह करेंगे तो प्लस माइनस में टूटेगा। लेकिन NaCl के टूटने से पहले ही H2 टूट चुका होगा। H2 जो है ना, NaCl थोड़ा बाद में टूटेगा, वो थोड़ा समय लगता है, लेकिन तले उससे पहले ही हमारा कौन टूट चुका होगा, H2O। और H2O किस में टूटा होगा, एगो H+ में, एगो O2- में। बोले कि ठीक है। तो बताना क्या चाहते हैं, अब बताइए क्या कहानी है। एक द्रवित अवस्था है, द्रवित अवस्था में Na+ Cl- में टूटता है, और आपका NaCl के जलीय घोल में H+ O2- है NaCl, लेकिन NaCl को टूटने में टाइम लगता है, उससे पहले ही हमारा H टूट गया। बोले कि ठीक है। बोले कि अब टूटने के बाद क्या होगा, जुटेगा। अब ये प्लस जो है ना, वो प्लस वाला जो है वो माइनस प्लेट पे इकट्ठा होगा, और माइनस वाला जो है वो प्लस प्लेट पे इकट्ठा होता है। और ऑब्जेक्टिव पूछता है NaCl के द्रवित अवस्था में एनोड पर क्या इकट्ठा होता है, तो एनोड पर Cl- इकट्ठा होता है, यानी क्लोरीन इकट्ठा होता है। NaCl के द्रवित अवस्था में बताइए कैथोड पर क्या इकट्ठा होता है, Na+ इकट्ठा होता है। और वही यदि बोले कि ये प्लस किस पर इकट्ठा होगा, प्लस जो इकट्ठा होगा किस पर, माइनस पर, तो माइनस कौन है, ये, ठीक। और ये माइनस वाला इस पर इकट्ठा होगा। तो बोलेंगे NaCl का जलीय घोल, जब भी जलीय घोल आ जाएगा तो जलीय घोल में याद रखना है, जलीय घोल में कैथोड पर हमेशा एनोड पर हमेशा ऑक्सीजन इकट्ठा होगा, हमेशा। जलीय घोल जब भी आ जाएगा, किसी का जलीय घोल, तो आपका जो हो जाएगा कैथोड पर हाइड्रोजन गैस इकट्ठा होगा। इस प्रकार से हम इस चीजों को कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा पूछता है। यदि आप लोग क्वेश्चन बैंक पढ़े होंगे तो आप लोग जरूर जाकर देखिएगा। और हमने आपको क्वेश्चन बैंक हिंदी और भोजपुरी भाषा में, फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, वो सबका आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया गया है। और कहाँ जाना पड़ेगा, आपको बोर्ड मित्रा राहुल टीच अपलोड करना पड़ेगा, उसमें ऑलरेडी सब वीडियो अपलोड हो चुका है। और नहीं तो आशीष पब्लिकेशन आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, उसमें आपको धीरे धीरे सब कुछ मिल रहा है। आप लोगों को लगातार नहीं, वो धीरे लगातार मिल रहा है सब कुछ। आइए, बोले कि ठीक है। अब बताइए क्या बता रहे थे। तो हमने बोला प्राथमिक मतलब सेल जो होता है दो प्रकार का होता है। एक प्राथमिक सेल होता है जो एक बार डिस्चार्ज हो गया दोबारा उसको चार्ज नहीं किया सकता है, यानी एक बार अनावेशित होने के बाद पुनः उसे आवेशित नहीं किया जा सकता है। उसका एग्जाम्पल बहुत याद रखना पड़ेगा। शुष्क सेल, डेनियल सेल, डेनियल सेल। एक जो है आपका क्या, लोकलांस सेल, यानी चार आपको देगा, शुष्क सेल, डेनियल सेल, लुकलांस सेल। या प्राथमिक सेल का उदाहरण है। द्वितीयक सेल का उदाहरण कौन है, तो सीसा संचयक सेल, जिसमें भी लाग गया संचायक, इसी को स्टोरेज वाला बोलते हैं। यानी ठीक से कैसे पहचानेंगे, सीसा संचायक, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं लेड स्टोरेज। तो ये भी जो शब्द इस्तेमाल होगा स्टोरेज या संचायक से, इससे पहचान में आ गया द्वितीयक सेल। ऐसे ही होता है पारा संचायक सेल,
ठीक है ना। सीसा संचायक सेल, पारा संचायक सेल, यानी जिसके भी नाम के लास्ट में संचायक या स्टोरेज लग गया वो क्या आपका है, द्वितीयक सेल का उदाहरण। बोले कि ठीक है। और ये दो को काट डालने हैं सर, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। ये दो प्रकार का होता है, जो प्लस प्लेट से जुड़ा रहता है उसको बोलते हैं एनोड, एनोड, और जो माइनस प्लेट से जुड़ता है उसको बोलते हैं कैथोड। बोले सर हमेशा ऐसा ही रहता है, प्लस को हमेशा हम लोग बोलेंगे, प्लस को हमेशा बोलेंगे एनोड ही और माइनस को बोलेंगे कैथोड ही। ना बालक, ये तो केमिस्ट्री है, ये हमेशा आपको ट्विस्ट ही देता है, जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं है। बोले कि अच्छा जी, तो यानी जब विद्युत रासायनिक सेल पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग प्लस वाले को बोल देंगे कैथोड और माइनस वाले को बोल देंगे एनोड, और पूरा कहानी का एकदम पूरा एकदम कहते हैं पूरा एकदम फिलोसफी बदल गया। ठीक है, तो चलिए खैर, तो एनोड किसे, आपसे पूछेगा कि इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, तो जानते हैं दोस्त, यदि हम लोग जेडेन का यदि हम लोग प्लेट लगाए, मान लीजिए कि हमारा जेडेन का प्लेट है, तो जो विलयन भी भरेंगे ना वो जेडेन का ही डालना होगा, समझिएगा। माने जिसका जो हमारा प्लेट डाले उसी का विलयन डालिए। यदि हमने यहाँ पर Cu का छड़ मिला दिया इसके अंदर, यदि इसमें हमने Cu का छड़ डाला, Cu का, तो हमारा Cu का छड़ डालें तो हमारा विलयन भी किसका होगा, CuSO4 का। यानी कहने का मतलब कि छड़ क्या है, मतलब एनोड थी इलेक्ट्रोड क्या है, इलेक्ट्रोड धातु का प्लेट होता है। वास्तव में इलेक्ट्रोड है क्या, इलेक्ट्रोड धातु का प्लेट होता है जिसको उसी के विलयन में डुबोकर, इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड धातु का प्लेट होता है जिसको उसी के विलयन में डुबोकर वैद्युत अपघट थी सेल का निर्माण किया जाता है। वैद्युत अपघट नहीं, सेल का। कैसे बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, आपसे कोई पूछ दिया कि बताइए इलेक्ट्रोड क्या है, तो इलेक्ट्रोड धातु का प्लेट है। इलेक्ट्रोड क्या है, धातु का प्लेट है जिसको उसी के विलयन में डुबाकर, मतलब जेडेन का छड़ है तो जेडेन का ही विलयन होना चाहिए। इलेक्ट्रोड धातु का प्लेट है जिसको उसी के विलयन में डुबोकर सेल का निर्माण किया जाता है। और आपका कैथोड क्या है, सॉरी वही है, ये दो प्रकार का होता है, एक होता है एनोड, एक क्या होता है कैथोड। हो गया, चलिए हम लोग सीख चुके हैं, यानी सेल के बारे में कहानी हो गया। अब हम सीखेंगे इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। देखिएगा, किसी सेल में इसका नाम जो है, इसका ये क्या है, इलेक्ट्रोड है। किसी सेल में इलेक्ट्रोड, किसी सेल में इलेक्ट्रोड, और इसमें जो बीच में रखे हैं ना, ये है हमारा वैद्युत अपघट, वैद्युत अपघट, ये जो हमारा है वैद्युत अपघट, और ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोड, ये हमारा इलेक्ट्रोड, ये हमारा वैद्युत अपघट है। तो किसी सेल में इलेक्ट्रोड एवं वैद्युत अपघट के मध्य यानी बीच में जो विभवांतर होता है, विभवांतर जो होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड विभव। यानी किसी सेल में इलेक्ट्रोड एवं वैद्युत अपघट के मध्य विभवांतर को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या क्लियर हुआ, इलेक्ट्रोड विभव क्या है। बोलेंगे किसी सेल में वैद्युत अपघट एवं इलेक्ट्रोड के बीच या के मध्य विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। क्या क्लियर हुआ, इलेक्ट्रोड विभव क्या है। क्या बोलेंगे, किसी सेल या पात्र में, किसी सेल में इलेक्ट्रोड एवं वैद्युत अपघट के मध्य विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, एक होता है अवकरण इलेक्ट्रोड विभव। यानी जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है उसको ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, और जिस इलेक्ट्रोड पर अवकरण क्रिया होती है उसे अवकरण इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। बहुत पूछता है एग्जाम में। बोले ठीक है सर, एक बात बताइए, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। तो ऐसे ही डिफिनेशन देंगे, बस उसके नाम के आगे लगाएंगे 25 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 मोल लीटर इनवर्स, 1 मोल लीटर इनवर्स सांद्रता। ठीक है ना, यानी उसका सांद्रता कितना होना चाहिए, 1 मोल लीटर इनवर्स। बोलेंगे 25 डिग्री सेल्सियस ताप एवं 1 मोल लीटर इनवर्स सांद्रता वाले वैद्युत अपघट के विलयन में। ठीक है ना, क्या बोलेंगे कि 25 डिग्री सेल्सियस ताप एवं 1 मोल लीटर इनवर्स सांद्रता वाले वैद्युत अपघट एवं इलेक्ट्रोड के मध्य विभवांतर को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। वही परिभाषा बोल रहे हैं लेकिन नाम में क्या लगा दे रहे हैं, 25 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 मोल लीटर इनवर्स सांद्रता। बोलेंगे ठीक है, ये भी सही है, क्लियर हो गया। यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, तो बोलेंगे क्या, मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहेंगे, तो बोलेंगे क्या, 25 डिग्री सेल्सियस ताप एवं 1 मोल लीटर इनवर्स सांद्रता, 25 डिग्री सेल्सियस ताप या 1 मोल लीटर इनवर्स सांद्रता वाले वैद्युत अपघट एवं इलेक्ट्रोड के मध्य विभवांतर को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और इसको किससे दिखाते हैं, इसको हम लोग ई नॉट से दिखाते हैं। और ये भी दो प्रकार का होता है, एक मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, एक होता है मानक अवकरण या अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। तो मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के ई नॉट रेट से दिखाते हैं और मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव को हम लोग किससे दिखाते हैं, उसको हम लोग EOX से दिखाते हैं। यानी जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो इलेक्ट्रोड विभव जो है वो
बराबर ही होता है, लेकिन एक जो अंतर है ना कि ये प्लस में होता है तो ये क्या होता है, माइनस में होता है। खत्म हुआ, यही तक कहानी है कि हमारा ये सब कुछ आपका खत्म हुआ, मानक इलेक्ट्रॉन विभव ये सब। लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा पूछता है। ऑब्जेक्टिव क्या पूछता है कि मानक अपचायक क्षमता जो है वो इलेक्ट्रॉन विभव के क्या होता है। तो मानक अपचायक क्षमता या मानक अपचायक क्षमता जो है इलेक्ट्रॉन विभव के व्यतक्रमानुपाती होता है। इलेक्ट्रॉन विभव क्या होता है, व्यतक्रमानुपाती होता है। यानी जिसका भी विभव कम होगा, जैसे आपसे ऑप्शन दे देगा 0.25 वोल्ट, फिर देगा 0.26 वोल्ट, फिर दे दिया कि आपका 3.0 वोल्ट, फिर दे दिया कि -3.2 वोल्ट, फिर दे दिया -0.1 वोल्ट। ये इसमें आपको बताना है कि किसका ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन विभव ज्यादा होगा और किसका अवकरण इलेक्ट्रॉन विभव। चाहे सजाइए, बढ़ते हुए ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन विभव सजाइए, बढ़ते हुए अवकरण। तो याद रखिएगा कि यदि हम लोग बोलते हैं अपचायक क्षमता या अवकारक, अपचायक या अवकारक का बढ़ता हुआ क्रम बोला जाएगा, तो जो इसमें वैल्यू ज्यादा है वो ही उसका कम मान है। यानी मानक अपचयन क्षमता इलेक्ट्रॉन विभव के व्यतक्रमानुपाती होता है। तो देखिए किसका मान ज्यादा है, किसका मान ज्यादा है, सबसे ज्यादा ये, इसका नाम रख रहे A B C D E। चलिए सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे ज्यादा है किसका, 3 का, तो यही मान सबसे कम होगा। उसके बाद हमारा B, उसके बाद हमारा A, और उसके बाद कौन ज्यादा है, उसके बाद 3.2 ज्यादा कि 0.1। नादान बालक, जो माइनस में वैल्यू कम होता है वही मान ज्यादा होता है, E। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, D। यानी ये हमारा बढ़ता हुआ अपचायक क्षमता या अवकारक क्षमता है, ठीक है ना। लेकिन हमारा ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन विभव उसका समानुपाती होता है, यानी जिसका ज्यादा है वो ज्यादा है, जिसका कम उसका कम होता है। तो बताइए किसका सबसे कम है, सबसे कम किसका है, D का। उसके बाद किसका, उसके बाद हमारा E का, उसके बाद हमारा A का, उसके बाद हमारा B का, उसके बाद हमारा A का, फिर उसके बाद B का, उसके बाद हमारा C का। इस प्रकार से हम लोग खत्म कर लिए। समझ में आया किस प्रकार से बढ़ता हुआ, ऑब्जेक्टिव पूछता है बहुत ज्यादा। आइए फिर हम लोग नेक्स्ट सवाल सीखते हैं। सेल विभव क्या है, सेल विभव या विद्युतवाहक बल बोलते हैं। तो ई सेल जो होता है, ऑब्जेक्टिव ई सेल जो होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड। यानी सेल विभव क्या होता है, सेल विभव किसे कहते हैं। तो सेल विभव क्या होता है, जब किसी सेल से धारा का प्रवाह नहीं किया जाए, मतलब ये सेल है, सेल से बाहर धारा का प्रवाह कर ही नहीं रहा है, तो ये दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य जो विभवांतर है उसी को सेल विभव या विद्युतवाहक बल कहते हैं। क्या डिफिनेशन क्लियर हो रहा है। विद्युतवाहक बल या सेल विभव क्या है, तो जब किसी सेल से धारा का प्रवाह नहीं किया जाए, जब किसी सेल से धारा का प्रवाह नहीं किया जाए तो उसके मध्य विभवांतर को, उसके बीच उसके मध्य विभवांतर को क्या कहते हैं, सेल विभव कहते हैं। समझ में आया सेल विभव क्या है, क्योंकि हम बोले किसी पात्र में, चाहे किसी सेल में दो इलेक्ट्रोड के मध्य, समझिएगा किसी सेल या पात्र में, किसी सेल या पात्र से धारा का प्रवाह नहीं करें तो दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर को ही हम लोग सेल विभव कहा जाता है। क्लियर हुआ सेल विभव क्या है, बोले कि यस सर, सेल विभव हम समझ चुके हैं, सेल विभव हमारा क्लियर हो चुका है। सेल विभव को हम लोग विद्युतवाहक बल बोलते हैं। और सेल विभव कैसे निकलता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। लेकिन इसमें भी स्थिति है, किसको कैथोड मानेंगे किसको एनोड। तो मान लीजिए कि हमारा ऐसे कोई वैल्यू दिया है, जेड एन से ऐसे दिया है, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से मान लीजिए दिए Cu से Cu2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन, एक स्थिति ऐसा दिया, और इसका वैल्यू दिया है आपको 0.2 वोल्ट, 0.25 वोल्ट, इसका दिया 0.30 वोल्ट, और हमने आपको ये तो आपको दे चुका है। फिर दूसरा स्थिति बोलते हैं कि हम आपको इस प्रकार से दिए Fe2 प्लस, और ये ग्रहण कर लिया 2 इलेक्ट्रॉन और बना Fe, और फिर हमने एग्जांपल दिया आपका Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बन गया Cu। अब दोनों स्थितियों में देखिए, एक में हमारा क्या हो रहा है ना कि एक में हमारा ऑक्सीकरण हो रहा है, इसमें हमारा देखिए ये Zn से इलेक्ट्रॉन हमारा क्या निकला है, बाहर निकला है। लेकिन वही यहाँ पर देखें तो ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करना ऑक्सीकरण कहलाता है, जबकि वही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना हमारा क्या कहलाता है, अवकरण। तो इसमें अवकरण हो रहा है, अवकरण मतलब अपचयन हो रहा है, जबकि इसमें हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। बोले कि तू बताना क्या चाहते हैं, इसमें क्या बात खास है। दोस्त इसमें आपको सीखना पड़ेगा ना कि जिसका वैल्यू ज्यादा होगा, लेकिन
किस में, मान लीजिए कि इसमें हम वैल्यू दे दिए कि 0.75 वोल्ट दे दिए, ठीक है, और यहाँ पर दे दिए 0.32 वोल्ट दे दिए। अब बोले कि किसको कब कैथोड किसको मानना है और कब एनोड मानना है। देखिए, तो जब हमारा अवकरण की क्रिया हो रहा हो, जब हमारा क्या हो रहा है, अवकरण मतलब इलेक्ट्रॉन की ग्रहण कर रहे क्रिया हो रहा है, तो जो वैल्यू ज्यादा है उसको कैथोड मानेंगे और जो वैल्यू कम है उसको एनोड। यानी अवकरण में जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा हो तो जो वैल्यू ज्यादा है उसको हम लोग कैथोड मानेंगे। तो कौन ज्यादा है, 0.75, तो 0.75 को रख दिए, और जो वैल्यू कम है उसको हम लोग क्या मानेंगे, एनोड। यानी जैसे ही हम लोग यहाँ पर घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ चुका होगा। घटा के चेक कर सकते हैं, 0.75 था, चलिए घटाइए, 5 में से 2 गया, कितना हो गया, 3, और 7 में से 3 यानी 0.43 वोल्ट हो चुका है। लेकिन वही यदि हम लोग इसके लिए निकालें, ई सेल यानी सेल विभव निकालना हो, ई कैथोड माइनस ई एनोड के लिए निकालना हो, तो बोलिए कैसे निकलेगा। तो ई कैथोड माइनस ई एनोड निकालना है, तो इसमें जब ऑक्सीकरण की क्रिया हो रहा हो तो जो वैल्यू कम है वही मान ज्यादा है, जो वैल्यू कम है वही मान ज्यादा है। कौन कम है, आप लोग ढूंढ के बताइए कौन वैल्यू कम है। 0.25 कम है, 0.30, तो 0.25, तो 0.25 को रखे, उसके बाद 0.30 को रखे, और जब घटाएंगे तो कितना आएगा, -0.05 आ जाएगा वोल्ट, खत्म हुआ। यानी आप समझ चुके हैं कि इसमें हम जब सेल विभव निकालते हैं तो हमारा फॉर्मूला तो वही होगा, कैथोड माइनस एनोड, और डिसाइड करता है कि ऑक्सीकरण हुआ कि अवकरण। यदि हमारा ऑक्सीकरण की क्रिया हो रहा है, यानी हमारा ऑक्सीकरण की क्रिया हो रहा है, तो ऑक्सीकरण में जो वैल्यू कम होगा उसको कैथोड मानेंगे, और यदि हमारा अवकरण की क्रिया है तो जो हमारा वैल्यू ज्यादा है उसको एनोड मानेंगे। क्या इतना क्लियर हुआ, बोले कि इट्स ओके सर, ये क्लियर हो गया। हमने आपको कितना सारा सवाल बता दिया, हमने आपको 8 सवाल करा दिया। अब हम लोग 9 नंबर एक लॉन्ग क्वेश्चन है और इस चैप्टर का एक लौता 5 नंबर का सवाल है जिसका नाम है विद्युत रासायनिक सेल। क्या बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछता है, विद्युत रासायनिक, इसका अलग अलग नाम है, बहुत सारा नाम है। एक आपका विद्युत रासायनिक सेल हो जाएगा, ये पूछ देगा डायरेक्टली, विद्युत रासायनिक सेल का पूरा एकदम चारित्रिक वर्णन करे, चारित्रिक वर्णन, हिंदी नहीं पढ़ रहे, विद्युत रासायनिक सेल, इसका एक और नाम है, रेडॉक्स सेल, रेडॉक्स सेल है एक नाम, ठीक। और क्या नाम है, एक विद्युत रासायनिक सेल, एक रेडॉक्स सेल, एक जो है हम लोग इसको बोलते हैं, एक बोलते हैं गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल बोलते हैं इसको, गैल्वेनिक सेल बोलते हैं, बोल के ठीक है। इतना सारा नाम है और इसको अलग अलग नाम है, लेकिन इसका 3 नाम खास है और बाकी सब बकवास है, बोले कि ठीक है। अब समझाइए, अब क्या समझाना चाहते हैं, कैसे काम कैसे करता है। तो सबसे पहले आपको चित्र बनाना इंपॉर्टेंट होगा। पहले हिंदी लिख सकते हैं, 2 लाइन हिंदी लिख दीजिएगा। विद्युत रासायनिक सेल क्या है, विद्युत रासायनिक सेल एक ऐसा सेल है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, समझिएगा। यानी हम इसको बाहर से चार्ज नहीं कर रहे हैं, ये डिस्चार्ज हो रहा है। यानी हम लोग जो घर पे जो बैटरी होता है वो उसका क्या काम है, उसका काम है डिस्चार्ज होना, यानी डिस्चार्ज हो रहा है ना तो बल्ब जल रहा है। तो बोले कि ठीक है। अब इसमें जो है ना इसका हम लोग देखते हैं, यानी इसके बारे में हिंदी लिख देंगे। पहला बात है हिंदी लिखना। विद्युत रासायनिक सेल क्या है, बोलेंगे कि वैसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है उसे ये कहते हैं। यानी पहला 2 लाइन का खत्म। उसके बाद चित्र बनाएंगे, देखिए चित्र कैसे बना रहे हैं। ये हमारे एक पहला पात्र बना लेंगे सर, थोड़ा ये छोटा मत बनाइएगा, थोड़ा बड़ा बनाइएगा और कचरा मत कीजिएगा, ओके। और यहाँ पर हमारा ये दूसरा पात्र हो जाएगा, ठीक है, बना लेंगे। पात्र बनाने में कोई दिक्कत है नहीं, बोले कि पात्र छोटा बड़ा मत बनाइए, एक्जैक्टली बराबर, ठीक है। चलिए अब हो गया। आइए हम लोग सीखते हैं। तो इसमें हम लोग का एक प्लेट लगाएंगे, यहाँ पर भी एक प्लेट और एक यहाँ पर भी प्लेट लगा दिए, बोले कि ठीक है, प्लेट लगा देंगे। अब क्या बोल रहे हैं आप, तो यदि ये हमारा Zn का प्लेट है तो जो हमारा इसमें जो विलयन भी भरेंगे, हमने डिफिनेशन भी बताया कि जिसका प्लेट होगा उसी का विलयन। यदि Zn का प्लेट है तो इसमें जो भरा जाने वाला विलयन है वो क्या है, ZnSO4। यदि हमारा Cu का प्लेट है तो हम लोग जो विलयन में भरेंगे ना वो हमारा क्या होगा, CuSO4। ये तो बात क्लियर हो चुका है, ये बातें आपको क्लियर हो चुका है। ये हमारा कौन हो जाएगा, CuSO4। बोले कि डेट सिंपल सर, आसान है। यानी सबसे पहले हमने 2 पात्र बनाया, इट्स ओके। उसमें हमने वैद्युत अपघट को भरा और इलेक्ट्रोड को। यदि Zn का छड़ तो Zn का विलयन, Cu का छड़ Cu का विलयन। बोले कि यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग लवण सेतु बनाते हैं, लवण सेतु। ये है हमारा लवण सेतु। बोले कि इसका सर क्या काम है, ये 2 लवण, ये जो है ना दोनों अर्धसेलुं को जोड़ने का काम करता है। और इसमें मान लीजिए प्लस ज्यादा हो जाएगा तो इसमें से माइनस निकल के इसको न्यूट्रल करेगा, और मान लीजिए इसमें माइनस ज्यादा होगा तो इसमें से प्लस, यानी जो ज्यादा होता है ना उसको उदासीन करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। बोले कि अच्छा, तो एग्जाम्पल
एग्जाम्पल दिखाइए, इसमें क्या क्या भरा जाता है। तो हम आपको इसमें KNO3 या KCl भर रहे हैं। इसमें KCl को हम लोग अगर या जिलेटिन के साथ मिलाकर रखते हैं। KCl को KCl प्लस अगार भी कोई बोलता है, चाहे KCl प्लस जिलेटिन ही मिला है, ठीक है ना। ये अक्रिय वैद्युत अपघट्ट होता है। KCl प्लस आपका क्या हो गया, ये हो गया। अब इस तरीके से हो गया, KCl हम लोग भर दिए और जिलेटिन भर दिए, उसमें अगर मिलाते हैं, ये आपका हो गया। तो बोले कि ठीक है। अब बताइए प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस क्या होगा ना कि यहां से हमारा जो होता है इस प्रकार से छड़ लगा रहता है। बोले कि ठीक है। और इसमें क्या क्रिया होगा, जो Zn है ना, सबसे पहले यही क्रिया होता है कि जो Zn है वो अपने से इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो जो Zn है वो क्या हो जाने वाला है, जो Zn है वो Zn2 प्लस बन जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। बोले कि समझ में आया कि Zn जो है 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। बोले कि ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन के आसमान में जाएगा, तो जब जो Zn 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है वो इस रास्ता से होते हुए कहां चला जा रहा है, यहां पर। अब ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन हम लेंगे थोड़ी ना, तो बोल रहा है कि हमारे जो ये पात्र है उसमें CuSO4 है। ये CuSO4 दो भाग में टूट चुका होगा, एक Cu2 प्लस में, एक SO4 2 माइनस में। मेरे बातों पर गौर करेंगे, वहां पर ये प्लेट टूटा है Zn और Zn2 प्लस में, और यहां पर इसमें CuSO4 टूटा हुआ है, ये वैद्युत अपघट्ट टूटा हुआ है किसमें, Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस। बोल के तो जो वो 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, इसमें से कौन लेना चाहेगा, तो इसमें से ले लेगा कौन, Cu2 प्लस। और ये Cu2 प्लस जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बन जाएगा, Cu। इसका मतलब है Zn इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है और Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, यानी ये त्याग कर रहा है तो ये प्लेट पतला होता जाएगा, और ये ग्रहण कर रहा है तो ये प्लेट मोटा होता जाएगा। बोले कि ठीक है, ये बात तो हमें समझ में आ रहा है। तो और क्या बताना चाहते हैं, इसमें और क्या खास बात हो रहा है। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या बनाया, एक चित्र बनाया, चित्र में 2 गोला। बोले कि ठीक है, जो प्लेट उसी का विलयन, यदि Zn का प्लेट तो Zn का विलयन, यदि Cu का प्लेट है तो हमने Cu का विलयन डाल दिया। उसके बाद हमने लवण सेतु जोड़ा, और लवण सेतु में हमारा क्या था, तो KCl था और हमारा क्या था, जिलेटिन था। यानी KCl क्या होता है, हमारा एक वैद्युत अपघट्ट है, और जिलेटिन क्या है, एक प्रकार का हमारा उसी को बैलेंस करने के लिए चीज मिलाया जाता है। बोले कि ठीक है। अब क्या होगा कि जो Zn है वो इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को जैसे ही त्याग करेगा तो आसमान में नहीं जाएगा, वो तार से होते हुए यहां पर जाएगा। और पता है ये CuSO4 दो भागों में टूट चुका होगा, एक Cu2 प्लस में, एक SO4 2 माइनस में। तो बताना क्या चाहते हैं, तो जो Cu2 प्लस है वो 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बन जाएगा, Cu बन जाएगा। बोल कि अच्छा, यानी ये पतला होता जाएगा और ये मोटा होता जाएगा, और एक लगातार चलती रहती है। बोले कि ठीक है। अच्छा ये बात बताइए कि जब Zn जो है 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग किया, वो तो ऊपर चला गया, लेकिन ये Zn का क्या करेंगे, तो जो Zn प्लस इसमें ज्यादा हो गया, यानी जो Zn2 प्लस इसमें ज्यादा हो गया, तो Zn2 प्लस को उदासीन करने के लिए, Zn2 प्लस को उदासीन करने के लिए इसमें से K2SO4 मिलाते हैं। यहां पर जो है ना, इसमें हम लोग K2SO4, यहां पर जो हम लोग KCl नहीं मिलाते हैं, यहां पर K2SO4 डालते हैं, K2SO4। अब क्या होगा कि इसमें से ZnSO4 जो मिला हुआ है उसमें से क्या निकलेगा, ये प्लस है। तो बताइए K2SO4 को जब तोड़ेंगे, K2SO4 को जब तोड़ेंगे तो कितने भागों में टूटेगा, 2 भागों में। एक आपका टूटेगा K प्लस में, एक टूटेगा आपका क्या, SO4 2 माइनस में। यानी ठीक है, अब यहां पर बात क्लियर हो गया। तो बताइए जब इसमें प्लस ज्यादा हो गया तो इसमें से K2SO4 में से कौन बाहर निकल के इसको न्यूट्रल करेगा, क्या K की SO4। तो ये जो चूंकि प्लस है तो माइनस वाला आकर इसको न्यूट्रल करेगा, यानी यहां पर SO4 2 माइनस आता है और इसको क्या बनाता है, उदासीन बनाता है। अब आपसे अगला सवाल, तो इसमें क्या ज्यादा हुआ होगा, क्योंकि हमारा ये आयन जो टूटा था वो किस में टूटा था, Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस में। तो Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके तो Cu बन गया, लेकिन SO4 2 माइनस तो हमारा फालतू हो गया। तो अब SO4 2 माइनस को उदासीन करने के लिए इसमें कुछ चाहिए ना, तो बोले कि सर एक्चुअली K2SO4 टूटा था, SO4 2 माइनस इसमें आकर इसको उदासीन कर रहा है, तो प्लस वाला उसके पास जाकर उसको उदासीन कर देगा, यानी इसके जरिए आएगा। और कौन आएगा, तो SO4 2 माइनस जो है वो किसके साथ, तो K प्लस के साथ, 2K प्लस के साथ मिलकर क्या बना देगा, उदासीन बना देगा। और ये आप लोगों का खत्म हुआ। यही इसके बारे में हिंदी लिखेंगे। यानी हम लोग सबसे पहले बताएं कि आप लोगों को विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है। तो यह एक ऐसा सेल है जो रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में करता है। बोले कि इट्स ओके। पात्र, ये आपको चित्र बनाना है, और चित्र बनाने के बाद आप लोग क्या लिखेंगे, बनावट में क्या लिखेंगे कि सर्वप्रथम ZnSO4 के विलयन में Zn छड़ को, जबकि दूसरे पात्र CuSO4 के विलयन में Cu को डालकर
दो अर्धसेलों का निर्माण किया जाता है जिसे लवण सेतु में रखे K2SO4 एवं जिलेटिन के साथ मिलाकर उसे जोड़ दिया जाता है। बोले कि ठीक है, आसान है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग क्रिया विधि में लिखते हैं। क्रिया विधि में क्या होता है, तो सर्वप्रथम Zn से 2 इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे अर्धसेल में जाता है जहां Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके Cu हो जाता है। इसलिए पहला प्लेट पतला होते लगता है और दूसरा प्लेट मोटा होने लगता है। और इसके उदासीनता को कायम रखने के लिए K2SO4 में से SO4 निकलकर उसको उदासीन करता है और इसमें उदासीनता को कायम रखने के लिए 2K प्लस आकर इसको उदासीन करता है। इस प्रकार से आपका ये विद्युत रासायनिक सेल खत्म होता है। यानी 9 नंबर सवाल हमने कर लिया। और जो 10 नंबर जो सवाल है वो 10 नंबर सवाल पूछता है 2 सवाल। पहला लवण सेतु क्या है, इसके उपयोग को बताएं, या फिर लवण सेतु को इसमें जोड़ेंगे थोड़ा सा लंबा 5 नंबर होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। लवण सेतु क्या है, इसके उपयोग को बताएं। तो हमने आपको बताया लवण सेतु उल्टा यू ऐसे होता है, यू ऐसा होता है, लेकिन उल्टा यू ऐसा होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, लवण सेतु उल्टा यू आकार का नली होता है। लवण सेतु उल्टा यू आकार का नली होता है जिसमें अगर अगर एवं जिलेटिन के साथ K2SO4 को मिलाकर भरा जाता है। समझ में आया हमने क्या बोला। लवण सेतु क्या है, लवण सेतु उल्टा यू आकार का नली होता है। लवण सेतु उल्टा यू आकार का नली होता है जिसमें KCl KNO3 को अगर अगर हम जिलेटिन के साथ मिलाकर भरा जाता है। बोले ठीक है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग 2 अर्धसेलों को जोड़ने में किया जाता है और दूसरा उपयोग इसमें विद्युत उदासीनता को कायम रखने के लिए किया जाता है। बोले कि इट्स ओके, ये खत्म हुआ। और फिर हम लोग नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। 10 नंबर में 2 सवाल बताए थे। एक सवाल पूछता है वैद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल के बीच क्या अंतर है। वैद्युत अपघटनी सेल और हम लोग दूसरा अंतर मतलब इसमें विद्युत रासायनिक सेल, ये दोनों के बीच आपको अंतर करना है कि इसके और इसके बीच में अंतर क्या है। तो जो वैद्युत अपघटनी सेल है, समझिएगा, जो वैद्युत अपघटनी सेल है और जो विद्युत रासायनिक सेल, उसके बीच क्या अंतर है। तो वैद्युत अपघटनी सेल में पहला अंतर है कि इसमें जो एनोड होता है वो हमारा क्या होता है, एनोड जो होता है वो हमारा प्लस होता है। यहां पर लिखेंगे पहला अंतर, इसमें एनोड जो होता है वो कैसा होता है, प्लस, और कैथोड जो होता है वो कैसा होता है, माइनस। लेकिन इसमें उल्टा होता है, इसमें जो एनोड जो होगा वो कैसा होता है, माइनस, और इसमें जो कैथोड होगा वो कैसा होता है, प्लस। पहला अंतर। और दूसरा अंतर, इसमें हमारा ये जो होता है, ये इसमें बाहर से हम लोग विद्युत ऊर्जा आकर इसमें रासायनिक ऊर्जा बदलता है, लेकिन ये रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। यानी विद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है कि बाहर से विद्युत आएगा और इसको रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा, और उसमें क्या होगा, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है। यानी दूसरा अंतर यह, चाहे इसमें विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है। यानी इसमें विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है। और इसमें क्या बोलेंगे, इसमें रासायनिक ऊर्जा किसमें बदलता है, इसमें रासायनिक ऊर्जा किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है। ओके। और तीसरा अंतर हम लोग लिखेंगे, इसमें लवण सेतु की जरूरत नहीं होता है। इसमें लवण सेतु जो होता है नहीं होता, और इसमें लवण सेतु होता है। खत्म हुआ। तो 10 सवाल आप लोग कर चुके हैं। फिर हम लोग आते हैं 11 नंबर सवाल, जो हमारा विद्युत रासायनिक श्रेणी है। यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी को आपको याद करना होगा। यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है कि हम लोग बढ़ते हुए मानक इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर जब एक सजाते हैं तो प्राप्त श्रेणी को हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोगों को विद्युत रासायनिक श्रेणी। कोई इसमें कोई अक्षर का आगे पीछे करता है, कोई बेरियम को पढ़ रखता है। थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या है। तो देखिएगा, इसमें हम एक ट्रिक से आपको याद करा रहे हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। देखिएगा, लेके भारत सरकार का नाम क्या मांगा जा रहा है, लेकर भारत सरकार का नाम क्या मांगा जा रहा है, जनता से मांगा गया क्या, लोहा, और जनता ने किया हाँ, तो पता है क्या लेकर भाग गए लोग, तांबा चांदी सोना सब लेकर फरार हो गए। तांबा चांदी सोना और लेकर क्या हो गया लोग, फरार, F2। यानी ये जो है ना बढ़ता हुआ
बढ़ता हुआ हमारा क्या है, बढ़ता हुआ हमारा मानक इलेक्ट्रॉन विभव। सबसे ज्यादा मानक इलेक्ट्रॉन विभव किसका होता है, तो मानक इलेक्ट्रॉन विभव या चालक क्षमता कितने फ्लोरीन का होता है, सबसे कम किसका होता है, लिथियम का होता है। तो ये जो श्रेणी है वो श्रेणी किसको बोलेंगे, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है ये वाला, तो बोलेंगे कि बढ़ते हुए मानक इलेक्ट्रॉन विभव के आधार पर तत्वों को सजाने से जो श्रेणी प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रॉन। ऑब्जेक्टिव पूछता है कि दे देगा आपको चुनने के लिए किसका मान ज्यादा होगा, तो हमने ट्रिक से क्या बताया, ले के भारत सरकार का नाम मांगा जा रहा है। क्या मांगा जा रहा है, जनता से क्या मांगा गया, लोहा, और जनता ने किया हाँ, तो लोहा मांगा गया और क्या लेके भाग गए लोग, तांबा चांदी सोना, और लेकर क्या फरार हो गए लोग। ट्रिक है, याद कर लिए। फिर हम लोग आगे वाला सवाल करते हैं, यानी आपका क्या हो गया, विद्युत रासायनिक श्रेणी आप लोगों का खत्म हुआ। उसके बाद हम लोग 12 नंबर सीखते हैं नरनश समीकरण। ये नरनश समीकरण क्या है, तो वास्तव में जब हम लोग किसी पात्र में उसके छड़, मान लीजिए जेडेन का छड़ है तो जो विलयन में डुबाया जाएगा वो हम लोग का क्या होगा, ZnSO4। यानी जब किसी पात्र में किसी छड़ को उसी के विलयन में डुबाकर रखा जाए तो उसके मध्य मानक इलेक्ट्रॉन विभव को व्यक्त करने के लिए एक समीकरण बनाया गया। वो समीकरण किसके किसके बीच था, देखिए यही समीकरण है, ई सेल बराबर ई नॉट माइनस RT बटा में NF, और यहां पर क्या हो जाएगा log Mn बाय में क्या हो जाएगा Mn2+। यानी यहां पर क्या हो गया, वो भी सही है दोस्त, वो भी आप जो बोल रहे हैं वो भी सही है। तो कहने का मतलब यहां पर हम लोग का क्या घटना घटित हुआ, इसको हम लोग नरनश समीकरण क्यों बोलते हैं, नरनश समीकरण क्या लोचा है, आइए देखते हैं। तो कहने का मतलब कि जो ये हमारा जब किसी इलेक्ट्रोड को उसी के विलयन, जब किसी इलेक्ट्रोड, यदि जेडन का विलयन है तो जेडन का ही हम, यदि जेडन का छड़ है तो जेडन का विलयन, यानी जब किसी छड़ को उसी के विलयन में डुबोकर रखा जाता है तो उसके तापमान यानी ताप बताने के लिए, ठीक है ना, तापमान को व्यक्त करने के लिए, तो उसके तापमान का उसका मोलर सांद्रता यानी तापमान टेम्परेचर, ठीक है ना, और उसके आयन के बीच मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए, उसके बीच संबंध बताने के लिए जिस समीकरण का आवश्यकता होता है उसी हम लोग क्या कहते हैं, नरनश समीकरण कहते हैं, ठीक है ना। ये भी होता है और एक आप लोग का E बराबर E नॉट माइनस RT बाई में, वो भी आपका समीकरण वो भी सही है जो भी आप लोग इस्तेमाल करते होंगे, तो यहीं से आता है। तो इस प्रकार से आप लोग का नरनश समीकरण क्या होता है, खत्म होता है। हमने आपको बताया कि 12 को टॉपिक आपका खत्म हो चुका है। क्या क्या आपको बताया पूरा 13, ये आप लोग का जो चैप्टर 13 में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग को बताया कि इस चैप्टर का नाम विद्युत रासायनिक जो आपका वैद्युत रसायन क्यों पढ़ा। दूसरा में हमने आपको बताया कि रासायनिक दृष्टिकोण से पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया, वैद्युत अपघट्ट, वैद्युत अनअपघट्ट। फिर आपको सिखाया कि वैद्युत अपघट्ट भी होता है, सबल और दुर्बल होता है। फिर तीसरा टॉपिक में हमने आपको बताया कि विद्युत अपघटन की प्रक्रिया क्या है और फैराडे का 2 नियम इसके संबंध में क्या, और साथ साथ में विद्युत रासायनिक तुल्यांक सिखाया। फिर चौथा में आपको 7 डिफिनीशन सिखाया, चाहे वो आपका चालकत्व हो, चाहे प्रतिरोध हो, चाहे आपका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता हो, चाहे आपका विशिष्ट चालकता हो, चाहे आपका सेल स्थिरांक हो, चाहे मोलर चालकता हो, चाहे तुल्यांकी चालकता, यानी चौथा में हमने 7 डिफिनीशन सिखाया। फिर पांचवा में हमने 2 चीज बताया कि विद्युत अपघटन का उपयोग कहां कहां किया जाता है, और साथ साथ में विद्युत अपघट्ट की चालकता 5 बातों पर निर्भर करती है जो सिखाया। फिर छठा में हमने आपको बात बताया कि जो 6 नंबर सवाल है वो मैं आपको बताया कोलराउस का नियम क्या है। फिर 7वां में हमने आपको बताया कि जो सेल क्या होता है, सेल में इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के होते हैं। फिर 8वां में हमने आपको बताया कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, फिर से इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, उसका क्या क्या स्थिति है, किस बातों पर निर्भर करता है, फिर सेल विभव क्या होता है, इसी में बता दिए। फिर उसके बाद आप लोगों का जो 9 नंबर सवाल था वो एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको सिखाया कि विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है, और उसका एक लॉन्ग क्वेश्चन सिखाया। फिर 10 नंबर में आपको 2 सवाल सिखाया कि विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल के बीच अंतर क्या होता है, और साथ साथ में लवण सेतु क्या है, इसका उपयोग क्या होता है। फिर 11 नंबर सेल पर आपको छोटा सा डेमो दिए थे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होता है, और फिर आप लोग 12 नंबर सवाल पर हमने आपको बताया नरनश समीकरण क्या होता है। इस प्रकार से पूरा चैप्टर खत्म हुआ। सो दैट्स ऑल, दिस क्लास इज ओवर।